ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनासि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। आज की इस शुभ बेला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, हार्दिक प्रणाम है। आज हम सब यहाँ पर जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जैसा सबको आपको पता होगा कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2020 को हम एक अलग रूप में मना रहे हैं, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से न सिर्फ हमारा भारत देश अपितु पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है। इसके चलते हम सभी लॉकडाउन की वजह से अपने घरों में रहने के लिए अभिशप्त हो गए या मजबूर हो गए, क्योंकि हमें इस बीमारी से लड़ना है और अपने आप को बचाना है। तो जो ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इस बार मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भारत सरकार ने ये निश्चित किया कि इस बार के योग दिवस को हम एक अलग थीम में मनाएंगे, योग एट होम, योग विद फैमिली। और इसकी जो थीम रखी, जो इसका केंद्र, जो बिंदु है, जो विषय है, वो है बूस्ट योर इम्यून सिस्टम विद योग। क्योंकि इस इन 3-4 महीनों में ये जो सबसे एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य के संदर्भ में एक तथ्य उभर कर आया, वो ये आया कि हमको अगर स्वस्थ रहना है, हमको अगर निरोगवान रहना है, आरोग्यवान रहना है, रोगों से, व्याधियों से दूर रहना है, किसी भी बड़ी बीमारी या किसी भी स्वास्थ्य संबंधी किसी भी आपदा से अगर हमको लड़ना है, जूझना है, तो उसके लिए हमारा जो इम्यून सिस्टम है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, उसका मजबूत होना, उसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तो ये बच्चे ने अभी समझा है पिछले 3 से 4 महीनों में। अब लेकिन प्रश्न यहाँ ये उठता है कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, और अगर अच्छी है तो उसको मेंटेन कैसे करें, उसको प्रमोट कैसे करें।
तो आज का जो हमारा योगाभ्यास होगा, जो योग का प्रोटोकॉल है, जो हमारा कॉमन योगा प्रोटोकॉल जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा बनाया गया है, वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं योग की क्रियाओं के द्वारा, योग के अभ्यास के द्वारा। तो आज का जो हमारा पूरा प्रोटोकॉल है, उसकी जितनी भी क्रियाएं होंगी, जो भी अभ्यास होगा, वो हमारी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने, स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही होगा। तो हम सभी आज योग अभ्यास करेंगे और आशा है कि आज आप जितने लोग भी मुझे देख सुन रहे होंगे, वो सब परिवार होंगे और बच्चों के साथ होंगे, वृद्ध लोग जो भी घर में होंगे उनके साथ, महिलाएं, पुरुष सभी देख सुन रहे होंगे और करेंगे मेरे साथ, क्योंकि ये आवश्यकता है हमारी। ये सिर्फ हमारा सामान्य अभ्यास नहीं है। अब हमें सोचना होगा, ना सिर्फ कोरोना तो चलिए ये अभी एक आज की समस्या है, लेकिन आगे आने वाले समय में जिस हम परिवेश में रह रहे हैं, जिस हम जीवन शैली के साथ जीवन को जीते हैं, तो हम सबको पता है कि हमें उससे लड़ने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना ही एकमात्र उपाय है। दवाइयों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं बढ़ सकती, ये सिद्ध है और ये इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय सिर्फ है कि हम योग और प्रकृति पर आधारित अन्य जो भी जीवन शैली से संबंधित चीज़ें हैं, उनको हम अपने रोज़मर्रा के जीवन में धारण करें। तो आज का जो हमारा योग अभ्यास होगा, वो होगा 4 चरणों में। सबसे पहले हम शारीरिक अभ्यास करेंगे, जिसमें हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, फिर हम उसमें खड़े होकर आसन करेंगे, कुछ बैठकर आसन होंगे, कुछ पीठ के बल लेटकर आसन होंगे, कुछ पेट के बल लेटकर आसन होंगे, और होगा प्राणायाम की एक श्रृंखला होगी। प्राणायाम हमारे योग अभ्यास का बहुत एक बड़ा हिस्सा है, जो हमारी शरीर को ना सिर्फ शारीरिक व्याधियों से मुक्त करता है, अपितु जिसको हम होलिस्टिकली कहते हैं, सर्वांगीण हमारा विकास भी करता है और हमें रोगों से मुक्त भी करता है। तो प्राणायाम हम कुछ करेंगे। साथ में योग प्रोटोकॉल के अलावा भी मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊंगी जो आप अपने रोज़ के अभ्यास में डाल सकेंगे। थोड़ा सा योग निद्रा का परिचय कराऊंगी संक्षिप्त रूप में, क्योंकि योग निद्रा एक अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन मैं आज आपको एक संक्षिप्त रूप में कि योग निद्रा के द्वारा आप अपने आप को कैसे तनाव मुक्त रख सकते हैं, अवसाद मुक्त रख सकते हैं, क्योंकि तनाव और अवसाद ये हमारे व्याधियों का, आज के समय में व्याधियों का एक नंबर 1 जो है रीज़न है, प्रमुख कारणों में से एक है। तो अवसाद और तनाव को हम अपने जीवन से कैसे भगाएं, कैसे उसको दूर रखें, तो ये सब हमें योग से मिलेगा। तो अब हम आज का जो है योग अभ्यास शुरू करें। उससे पहले मेरे बगल में बैठी है श्रुत कीर्ति आज के जो योग अभ्यास का डेमोन्स्ट्रेशन देंगी। और मैं बता दूं कि ये मेरी बड़ी बेटी हैं और कक्षा 10 में पढ़ती हैं। इसके बाद ये थोड़ा सा आज इन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की कि मम्मी मैं आज अपना भी अनुभव जितने लोग भी आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे साझा करना चाहूँगी, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ। पिछले 20 सालों से योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा जैसी पद्धतियों से जुड़ी हूँ। ना सिर्फ जुड़ी हूँ, उसको पहले मैंने व्यक्तिगत रूप से जिया है। मैंने अपने पूरे परिवार में पहले इसको सबसे पहले इसको ढाला, इसको पहले मैंने इनकलकेट किया, और फिर इसके बाद मैंने दूसरे लोगों को सामाजिक स्तर पर और देश के स्तर पर और वैश्विक स्तर पर प्रचार और प्रसारित करने का एक मैंने बीड़ा उठाया। तो मेरी बेटी श्रुत कीर्ति आज आपसे अपना अनुभव साझा करेगी कि कैसे योग ने उसके जीवन पर प्रभाव डाला और वो क्या महसूस करती है। तो मुझे लगता है कि जो आपके साथ जो बच्चे देख रहे होंगे, क्योंकि बच्चों के लिए ये सबसे बड़ी आवश्यकता है। बच्चे हमारे क्या है कि आज जिस परिवेश में पल बढ़ रहे हैं, उनका भी दोष नहीं है। किसी भी चीज़ में शुद्धता नहीं है, खान पान में, हमारे एटमॉस्फेयर में, वातावरण में।
और हम जिस जो शिक्षा पद्धति है उसमें भी बहुत ज़्यादा सहयोग नहीं मिलता हमें स्वस्थ रहने के लिए, तो उनके अंदर भी हम इन चीज़ों को कैसे इंट्रोड्यूस करें और कैसे प्रेरणा लें। हो सकता है कि मेरी बेटी थोड़ा सा उनको कुछ इंस्पिरेशन दे और वो भी शामिल हो सकें इस अभ्यास में। तो आप 2 लाइनें श्रुतकीर्ति से आप सुनिए। नमस्ते, मेरा नाम श्रुतकीर्ति है और मैं आज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो प्रोटोकॉल हो रहा है उसमें मैं डेमोन्स्ट्रेशन करूँगी। लेकिन वो शुरू होने से पहले मैं आपको अपना अनुभव योग के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जब से मुझे याद है, जब से मेरी मेमोरीज हैं, बहुत ही छोटी उम्र से ही योग, आयुर्वेद और ऐसी प्राकृतिक चिकित्सा मेरी बहन, मेरे पूरे परिवार का हिस्सा रहे हैं। और मैं अपना सबसे बड़ा टेस्टिमोनियल जो मैं आप सबको दे सकती हूँ योग के साथ, वो ये है कि आज तक हम किसी भी छोटी बड़ी व्याधियों के लिए अस्पताल नहीं गए, ना कोई छोटी बड़ी व्याधियाँ हमें हुई हैं डे टू डे लाइफ में। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो अपने आप ही ठीक हो जाती है। और अगर ऐसा होता भी है तो हमें पता होता है, हमें इतना ज्ञान है, अब मेरी माँ ने हमें इतना ज्ञान दिया है कि हम उस चीज़ को कैसे खुद से ही ठीक कर सकते हैं, अलग अलग होलिस्टिक वे में, क्योंकि वो होलिस्टिक डॉक्टर हैं। तो मैं आप सबको एक ही चीज़ मैसेज आप ले सकते हैं या देना चाहूँगी कि अपने डे टू डे लाइफ को योग के बेस पे जिएं, क्योंकि अगर आपको निरोग रहना है, हेल्दी रहना है, तो योग is the best way to live your life because it's the most purest form, the best form to live your life in. So, thank you. तो ये थी श्रुतकीर्ति जो अपना अनुभव साझा कर रही थी आपके साथ कि योग को अपने जीवन का आधार बनाएं, अपनी जीवन शैली का प्रमुख हिस्सा बनाएं। और इसके बाद अब हम अपने मुख्य विषय पर आते हैं, योग अभ्यास, जो हमारा आज का विषय है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो प्रोटोकॉल है उसको अब हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम खड़े हो जाएंगे। खड़े होकर हम सूक्ष्म व्यायाम और खड़े होने के कुछ आसन करेंगे। तो आप सब अपने योग मैट या दरी या किसी भी चीज़ में जिसमें भी हैं आप उस पर आप खड़े हो जाइए। तो सबसे पहले हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। सूक्ष्म व्यायाम करने के क्या लाभ हैं? क्योंकि आज का जो हमारा जीवन है, जीवन शैली है, उसमें हम देखते हैं ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, ज़्यादा शारीरिक श्रम नहीं है। तो छोटे छोटे जो है आसन जो हैं, छोटे छोटे जो व्यायाम है, क्रियाएं हैं, वो हमारे शरीर के अंगों को फ्लेक्सिबल बनाती हैं। उसमें जो जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है वो दूर करती हैं जब हम रोज़ में इन सब क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। खासकर जो लोग वर्किंग हैं, जो लोग ऑफिस जाते हैं, जिनको 8-8, 10-10 घंटे लगातार बैठने का काम होता है, उनके लिए ये सूक्ष्म व्यायाम, ये सूक्ष्म क्रियाएं बहुत लाभदायक हैं। जिनको जोड़ों में और ख़ासकर जो ये कंधे में फ्रोज़न शोल्डर है, स्पॉन्डिलाइटिस है, नेक पेन है, या हाथ उठाने में तकलीफ़ होती है, या घुटनों में धीरे धीरे करके समस्या आने लगती है कम शारीरिक जो है श्रम होने के कारण, तो ये सूक्ष्म व्यायाम हमारे रक्त संचरण को जो है वो प्रॉपर करते हैं और जोड़ों को ढीला करते हैं, फ्लेक्सिबल करते हैं, मूवमेंट बढ़ाते हैं। तो हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करेंगे। तो सूक्ष्म व्यायाम में सबसे पहले हम करेंगे गर्दन का अभ्यास। गर्दन में हम बेंडिंग करेंगे, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग, साइड बेंडिंग, लेफ्ट बेंडिंग। इसके बाद हम रोटेशन करेंगे। रोटेशन मतलब कि चारों दिशाओं में गर्दन को घुमाना। तो सबसे पहले हम कमर में अपने हाथों को रख लेंगे, दोनों हाथों को, बॉडी एकदम सीधी 90 डिग्री पर, मेरुदंड स्पाइन हमारा बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद हम गर्दन को, श्वास को छोड़ते हुए आगे लाएंगे। जो हमारी चिन है, थोड़ी है, उसको हम यहाँ पर, ये जो कंठकूप यहाँ एक गड्ढा जैसा दिखता है, वहाँ पर टच करने की कोशिश करेंगे और श्वास को भरते हुए गर्दन को ऊपर लाएंगे
और इसी कंटिन्यूएशन में गर्दन को हम पीछे ले जाएंगे जितना हम मैक्सिमम ले जा सकते हैं। देखिए किसी भी अभ्यास में आप इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अपनी क्षमता, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी सामर्थ्य के अनुसार ही क्रिया करना है, क्योंकि सामर्थ्य और क्षमता धीरे धीरे बढ़ती है। अतिक्रमण नहीं करना है, इंक्रोच नहीं करना है किसी भी क्रिया को करते समय, अन्यथा लाभ की जगह हानि हो सकती है। और इन क्रियाओं में करते समय सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको फ्रोजन शोल्डर है या गर्दन में दर्द रहता है, वो आगे झुकने की क्रिया नहीं करेंगे। और धीरे धीरे जब इन क्रियाओं से आपका दर्द और ये सब चला जाएगा, फिर आप आगे झुकने का भी अभ्यास कर सकते हैं। तो फिर से एक बार आप करेंगे, गर्दन को नीचे लाएं, अपनी चिन को यहाँ पर कंठकूप में टच करने का प्रयास करें और श्वास को भरते हुए फिर से पीछे ले जाएं, जितना आप मैक्सिमम पीछे ले जा सकते हैं। कुछ देर तक रोक कर रखें और श्वास को बाहर फेंकते हुए बाहर आए। ये थी आगे पीछे की फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग। अब हम करेंगे साइड बेंडिंग। तो पहले हम राइट साइड में बेंडिंग करेंगे, दाहिनी तरफ श्वास को छोड़ते हुए हम गर्दन को ले जाएं, थोड़ी देर रोक कर रखें और श्वास को भरते हुए फिर हम गर्दन को सीधा लाएं। इसी प्रकार से अब हम लेफ्ट बाईं तरफ करेंगे, श्वास को बाहर फेंकें और गर्दन को बाईं तरफ ले जाएं और इसी प्रकार से श्वास को भरते हुए वापस आएं। एक बार और करेंगे, दाहिनी तरफ, बाईं तरफ। तो ये थी गर्दन की बेंडिंग, आगे पीछे दाएं बाएं। तो ये जो हमारे गर्दन में यहाँ जो हमारा कपाल होता है, स्कल होता है, ये पूरा पोर्शन ये हमारा इससे एक्टिव होगा, एक्टिवेट होगा। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, यहाँ की स्टिफनेस, जो जोड़ों में दर्द हो जाता है, फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलाइटिस और इन सब की समस्या धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। तो जब आप रोज़ इसका 2, 3, 5 मिनट तक इसका अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके किसी भी प्रकार का जो दर्द है वो चला जाएगा। ठीक है, अब हम करेंगे रोटेशन, नेक रोटेशन करेंगे। इसी प्रकार से कमर पर हाथ रखे हुए गर्दन को सबसे पहले हम नीचे लाएंगे और क्लॉकवाइज, सबसे पहले हम क्लॉकवाइज करेंगे। कोई भी क्रिया क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में हमको करना है। तो क्लॉकवाइज जैसे घड़ी की सुई घूमती है उस दिशा में हम गर्दन को राइट साइड ले जाते हुए, जब हम नीचे ले जाएं तो कोशिश करें कि जो हमारा कान है, ईयर है, वो हमारे शोल्डर को टच करता हुआ जाए। जितना हो सके ईजिली वो करना है। हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता धीरे धीरे अभ्यास से होने लगेगा। तो इसके बाद अब हम रोटेट करेंगे, राइट साइड से जाते हुए पीछे जाएंगे, इसके बाद लेफ़्ट साइड में कान को टच करेंगे कंधे से और नीचे आएंगे। ये हो गया एक साइकिल। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, उल्टी दिशा में करेंगे। ये तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक एक साइकिल हो गया। अब इसको हम 2 बार, 3 बार, 5 बार, 7 बार अपनी समय की उपलब्धता, जितना हमारे पास समय है या समस्या है, अगर समस्या है तो उसको हम अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं। एक बार और करके दिखाएंगे श्रुतकीर्ति, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन में एक एक बार विथ प्रॉपर ब्रीदिंग, विथ प्रॉपर बेंडिंग। रोटेट करना है, नेक रोटेशन। ओके, तो ये था नेक बेंडिंग एंड नेक रोटेशन। अब हम आते हैं कटी संचालन। दोनों हाथों को सामने रखना है और दोनों हाथों को सामने रखकर हम एक एक डायरेक्शन में दोनों हाथों को ले जाएंगे, श्वास को भरते हुए। श्वास जो अब हम दाहिनी तरफ गए और दाहिनी तरफ जाने में हमारा जो राइट हैंड होगा वो शोल्डर तक आएगा। अब श्वास को बाहर फेंकते हुए आगे आएंगे, दोनों हाथ पैरेलल रहेंगे। अब इसी प्रकार से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो इससे हमारा पूरा गर्दन, शोल्डर, कमर, ये पूरा कमर तक का हिस्सा हमारा फ्लेक्सिबल होता है। कमर इससे हमारी शेप में आती है और ये पूरा पोर्शन, जितना फर्स्ट हाफ पोर्शन है, ये हमारा फ्लेक्सिबल होता है और यहाँ का जो अलाइनमेंट है, बॉडी का जो अलाइनमेंट है वो सही होता है। इसको एक एक बार और करेंगे, कटी संचालन।
दोनों हाथ आगे पैरेलल जाएंगे। हाथों का जो दूरी है वो मेंटेन करके रखनी है, बना कर रखनी है। जिनको ज़्यादा मोटापा है तो उनकी फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा सा कम होती है, क्योंकि फैट ज़्यादा होने की वजह से स्टिफनेस बॉडी में ज़्यादा आ जाती है। तो कोई बात नहीं, आप जितना भी मूवमेंट कर पाते हैं या जितना भी मुड़ पाते हैं उतना ही करिए। धीरे धीरे जब आप अभ्यास बढ़ाएंगे और नियमित अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका शरीर कितना लचीला हो जाएगा और आप पूरा मुड़ पाएंगे, पूरा झुक पाएंगे। तो इसमें आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। विल पावर रखना है हमेशा। जिस भी अवस्था में हैं, मोटे हैं, पतले हैं, कैसे भी हैं, योग का उद्देश्य ही यही है कि आपको बैलेंस कर देना। मोटा व्यक्ति है पतला हो जाएगा, बहुत पतला व्यक्ति है तो वो स्वस्थ और थोड़ा उसका फैट आ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा फैट होना भी शरीर में ज़रूरी है। अर्थ है कि संतुलन, क्योंकि प्रकृति भी संतुलन के नियम पर चलती है, हमारा शरीर भी संतुलित होना चाहिए। तो जो ये सूक्ष्म व्यायाम है, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, ये हमारे शरीर में संतुलन देती हैं। तो ये था कटी संचालन। अब हम करेंगे नी बेंडिंग। नीज की समस्या आजकल बहुत कॉमन है। लोगों को डॉक्टर्स घुटने बदलवा देने का तुरंत सजेशन देते हैं, ऑपरेशन का सजेशन देने लगते हैं, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप रोज़ में ये जो एक्सरसाइजेस करेंगे, अभ्यास करेंगे और प्राणायाम करेंगे और भी जो है जीवन शैली से संबंधित चीज़ों को अपने जीवन में लाएंगे तो ये घुटने वगैरह बदलवाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। सैकड़ों हज़ारों पेशेंट्स पर ये देखा गया है कि उनके घुटने एकदम ठीक हो गए हैं। मेरे ही कितने सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको घुटने के जो ज़मीन में बैठ भी नहीं पाते 1 मिनट के लिए, और जब वो योग अभ्यास शुरू करते हैं 1.5 2 ढाई घंटे वो लगातार बैठते हैं बिना किसी दर्द के, बिना किसी समस्या के। तो आप भी कर सकते हैं ये। तो दोनों हाथों को आप सामने लाएंगे और धीरे धीरे करके बैठेंगे घुटनों पर। बॉडी एकदम सीधी रहेगी। आपका जो मेरुदंड है, जो ये स्पाइन है, इट शुड बी स्ट्रेट, इरेक्ट। अपनी सामर्थ्य के अनुसार बैठेंगे, फिर धीरे धीरे ऊपर आएंगे। इसी प्रकार से फिर से एक बार बैठेंगे, दोनों हाथों को सामने पैरेलल, हाथ स्ट्रेट, उंगलियां मिली हुई, धीरे धीरे और इस प्रकार से आपको 2 से 3 5 बार आप कर सकते हैं। अगर आपको समस्या ज़्यादा है तो आप इसकी संख्या बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ सूक्ष्म क्रिया। और इसके बाद नी रोटेशन है। अब इसके बाद हम करेंगे कुछ खड़े होने के आसन। जो खड़े होकर करते हैं आसन उनको हम करेंगे। तो उसमें सबसे पहला अभ्यास है हमारा ताड़ासन। ताड़ासन ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें हम दोनों पैरों के टोज पर हमको खड़ा होना है। जो दोनों पैरों के टोज हैं और दोनों को इंटरलॉक करेंगे, इंटरलॉक करेंगे और दोनों हाथों को ऊपर जाएंगे, पूरे स्ट्रेचिंग के साथ ऊपर ले जाना है। टोज पर हम खड़े होंगे, दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। तो इसमें हमारी ऊपर के भाग शरीर का भी जो है स्ट्रेचिंग हो रही है और नीचे टोज से पर हम खड़े हैं तो नीचे की भी पूरी स्ट्रेचिंग हो रही है। तो पूरी बॉडी स्ट्रेच हो जाती है। और जितना हमारा तनाव है, जितना हमारा स्ट्रेस है, आप देखिएगा करके, आप अभी कर रहे हैं साथ में, आप देखिए पूरा स्ट्रेचिंग करिए, आपके शरीर का पूरी जितनी जी जकड़न है, जितना स्टिफनेस है वो चली जाएगी। आप इसमें कुछ समय तक ठहरिए, रुकिए। अगर आप रुक सकते हैं तो ये बच्चों के लिए मैंने कहा कि खासकर बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इससे सबसे बड़ी बात तो बच्चे आजकल चंचल बहुत होते हैं, उनमें स्थिरता नहीं है, उनमें फोकस कम रहता है। तो जब हम इन क्रियाओं को करते हैं और शरीर को स्थिर रखते हैं तो इससे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, फोकस बढ़ता है और जो बॉडी का अलाइनमेंट है, जो अलाइनमेंट होना चाहिए, जो परफेक्ट बॉडी होनी चाहिए वो होती है और शरीर पूरा हमारा एक शेप में आता है और पूरी बॉडी के जितने भी मसल्स हैं, जॉइंट्स हैं, उन सब की स्ट्रेचिंग एक ही पोस्चर में हो जाती है। तो ये इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये था ताड़ासन। इसके बाद हम करेंगे वृक्षासन। तो वृक्षासन के लिए हम क्या करेंगे, हम बाएं पैर को सीधा रखकर दाहिने पैर को उठाएंगे और
मोड़कर, घुटने से मोड़कर, और जो हमारे तलवे हैं उसको हम दाहिने लेफ्ट पैर के जो हमारा जो मूलाधार चक्र का जो भाग है, जो एनस पार्ट है, वहाँ पर हम जितना क्लोज रख सकते हैं वहाँ पर रखेंगे और दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार जैसे प्रणाम की मुद्रा होती है इसमें हम ऊपर ले जाएंगे। ये भी हमारा जैसे कि हमारे ताड़ासन के लाभ हैं उसी प्रकार वृक्षासन के भी हमारे लाभ हैं। ये भी हमारा स्थिरता बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है और हमारे शरीर को अलाइन करता है, बॉडी को अलाइन करता है, बॉडी का शेप अच्छा करता है। तो ये ताड़ासन, वृक्षासन। अब इसको हम दूसरे पोजीशन में करेंगे। अभी हमने राइट लेग को रखा, अब हम लेफ्ट पैर से करेंगे और इसी प्रकार से दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा से ऊपर ले जाएंगे और इसमें हम थोड़ा देर रुकेंगे, 10, 20, 30 सेकेंड तक मिनिमम अगर हम रुक सकते हैं तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है हमको। तो ये है वृक्षासन। दोनों हाथों को नीचे लाएंगे। तो ये अभी हमने खड़े होने के 2 अभ्यास किए, ताड़ासन और वृक्षासन। अब इसके बाद हम करेंगे त्र्यकासन। हम तिरछा हो जाए, दोनों पैरों में कम से कम 3 फीट का फासला कर लें। अब इसके बाद हम राइट जो हमारा हैंड है, जो दाहिना हाथ है, उसको हम दाहिने पैर की तरफ ऐसे ले जाएंगे सीधा और बायां हाथ ऊपर जाएगा और बायां हाथ जो हमारा ऊपर गया उसके अंगूठे की टिप को हमको देखना है, ऊपर की तरफ देखना है, आकाश की तरफ, छत की तरफ, जहाँ भी आप कर रहे हैं। इस प्रकार से इस पोजीशन में हम अपने आप को थोड़ी देर तक स्थिर रखेंगे। रख सकते हैं तो, नहीं रख सकते आप वापस आ जाइए करके, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से अब हम दूसरी तरफ करेंगे, बाईं तरफ। अब ऊपर अंगूठे की टिप को देखना है, ओके। अब आप अपनी पोजीशन में हम वापस आ जाएंगे, सीधा हो जाए। इसके बाद हम करेंगे अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में हम कमर पर दोनों हाथ रखेंगे, उंगलियां बाहर, अंगूठे पीछे। चक्रासन का मतलब है चक्र, एक सर्कल, गोला। अर्ध चक्रासन चूंकि पूर्ण चक्रासन थोड़ा टफ होता है, कठिन होता है, तो इसको शुरुआत हमें करनी है अर्ध चक्रासन से। तो जब हमारे बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पीछे झुकने की आधे तक हो जाएगी, फिर हम धीरे धीरे शरीर को फ्लेक्सिबल बनाकर पूर्ण चक्रासन भी कर सकते हैं। तो शुद्ध कीर्ति अभी हमें दिखाएंगे अर्ध चक्रासन। श्वास को भरते हुए हम अपने शरीर को जितना पीछे ले जा सकते हैं हम पीछे ले जाएंगे और कर्व बन जाएगा हमारे बॉडी का अर्ध चक्र, मतलब आधा चक्र, आधा गोला। तो ये थोड़ी देर हम रुकेंगे इस पोजीशन में और इसके बाद वापस आएंगे। एक राउंड और हम कर दिखाएंगे। तो ये है अर्ध। अब ये तो हमारे प्रोटोकॉल में है अर्ध चक्रासन। अब शुद्ध कीर्ति आप हमें क्या चक्रासन करके दिखाएंगे? तो वो लेट कर होगा। अभी लेट कर ये पूरा ये चक्रासन दिखाएंगे कैसे होता है। और ये हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, कमर दर्द के लिए, शोल्डर सब के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन ये एक अभ्यास के बाद आता है और इसमें भी आगे बहुत एडवांस पोजेज हैं। तो ये है चक्रासन, ठीक है। तो ये था चक्रासन। अब तो खड़े होने में हमने अभी क्या क्या किया? ताड़ासन, वृक्षासन, त्र्यकासन, अर्ध चक्रासन। अब इसके बाद हम करेंगे, बैठ जाएंगे, बैठने के कुछ आसन करेंगे। दोनों पैरों को सामने फैला लें और दोनों हाथों, ये दोनों हाथ साइड में चिपके और दोनों पैर सामने स्ट्रेट, मेरुदंड एकदम सीधा। दंडासन में बैठने से क्या होता है, जो 90 डिग्री में हमारी बॉडी होती है उससे हमारे बॉडी का अलाइनमेंट सही होता है, पैरों की स्ट्रेचिंग पूरी होती है। और जो है जिनको शाइटिका पेन वगैरह की समस्या, उनके लिए अगर वो एक स्ट्रेचिंग के साथ वो बैठते हैं
वालों को और जिनको घुटनों में दर्द है उनके लिए इस अवस्था में बैठना लाभदायक होता है। तो ये है दंडासन। इसके बाद हम बैठेंगे भद्रासन में। दोनों पैरों को बटरफ्लाई पोज होता है, ये है भद्रासन। और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके दोनों पैरों के उसको ऐसे हम पकड़ेंगे, बॉडी को बिल्कुल सीधा रखेंगे। ये है भद्रासन। अब हम करेंगे इसके बाद वक्रासन। वक्रासन के लिए एक पैर को पूरा फैलाएं, पहले दोनों पैरों को हम फैलाएंगे सामने। इसके बाद बाएं पैर को दाहिने पैर के ऊपर क्रॉस करके हम ले जाएंगे ऐसे। अब जो पैर हमने क्रॉस किया उसका जो हाथ है वो हाथ हम यहाँ पर ले जाएंगे, पकड़ेंगे और पीछे ले जाएंगे दूसरा हाथ और रखेंगे और गर्दन को हम पीछे ले जाएंगे। तो ये हमारे कमर दर्द के लिए, जो स्पॉन्डिलाइटिस है, इन सब के लिए, जितने भी हमारे अपर पोर्शन की जो भी समस्याएं हैं उनके लिए ये बहुत लाभदायक है। कमर दर्द के लिए विशेषकर बहुत लाभदायक है। जिनको कमर में दर्द रहता है वो 5, 7, 8 बार इसको आराम से कर सकते हैं और थोड़ी देर इस पोजीशन में रहें, अपनी बॉडी को स्थिर कर दें। अब हम पोजीशन बदलेंगे। ये है वक्रासन का दूसरी स्थिति। पैर को बदला हमने, एक बार हमने दाहिने पैर से किया, दूसरी बार हमने बाएं पैर से किया। अब हम पुनः अपनी वापस स्थिति में, सम स्थिति में आ जाएंगे। अब हम बैठेंगे वज्रासन में। ये है वज्रासन। वज्रासन के बारे में सबसे बड़ी विशेषता इसकी ये है, वैसे तो आसनों का, क्योंकि एक निश्चित आसन हर समय नहीं कर सकते, पेट खाली होना चाहिए। भोजन के कम से कम 4 से 5 घंटे के बाद हमारा अभ्यास होना चाहिए। अगर हम सुबह खाली पेट, अच्छा, सबसे अच्छा समय माना गया है। लेकिन एक वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको कि हम खाने के तुरंत बाद कर सकते हैं। और वज्रासन जो नियमित रूप से करते हैं उनका पेट कभी नहीं बड़ा होता। उनका पेट जैसे कि कुछ लोग ही रहती है लेकिन पेट उनका लटकने लगता है, शेप में नहीं रहता। तो जब हम वज्रासन में नियमित बैठने का अभ्यास करेंगे, डाइजेशन हमारा प्रॉपर रहेगा। जिनको गैस वगैरह बनने की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वज्रासन में नियमित बैठने से इन समस्याओं में नियंत्रण होता है, समस्याएं दूर होती हैं। तो आप खाने के बाद अगर आप है और आप कर सकते हैं, ज़रूर वज्रासन का ऐसे ही बैठ जाए। 15 आराम से जो भी और काम करना है आप करिए, आराम से बिस्तर में बैठ जाइए, किताब पढ़ना है किताब पढ़िए, लेकिन के बाद वज्रासन अभ्यास करिए तो डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। तो ये है वज्रासन। अब वज्रासन में बैठने के बाद अब हम करेंगे शशकासन। अब हम करेंगे शशकासन। शशकासन में हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को एक साथ ऊपर ले जाएंगे और श्वास को बाहर फेंकते हुए दोनों हाथों को सामने ले जाएंगे। दोनों हाथ समानांतर रहेंगे, पैरेलल रहेंगे, ज़मीन में टिका कर रखेंगे और माथे को ज़मीन पर टिका देंगे, माथा हमारा ज़मीन से छुए। इस अवस्था में हम बैठें। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है, लंग्स के लिए बहुत अच्छा होता है, चूँकि ये हमारा इम्यूनिटी इन्हेंस करने की थीम पर आधारित है आज का योग अभ्यास। हाँ, अब श्रुतकीर्ति आप श्वास को भरते हुए ऊपर उठ जाइए। तो मैं कह रही थी कि इससे जो ये शशकासन है या जितने भी आगे झुकने के हमारे आसन होते हैं, ये हमारे हृदय को, हार्ट को मजबूत बनाते हैं। कैसे? तो जब हम नीचे झुकते हैं तो हमारा जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है, रक्त संचरण है, वो हमारे हार्ट की तरफ बढ़ जाता है और इससे लंग्स भी इसलिए हमारे मजबूत होते हैं, क्योंकि जब हार्ट हमारा पंपिंग प्रॉपर करेगा, रक्त पूरे शरीर में संचरण उसका प्रॉपर होगा, तो लंग्स भी हमारे एक्टिव होते हैं और जितने भी हमारी इम्यूनिटी
हमारी जो होती है, अगर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग है, हमारे लंग्स और ऊपर के जितने हमारे बॉडी के पार्ट्स हैं वो स्टार्ट फ्रॉम आपके जो नॉस्ट्रल्स हैं टिल यहाँ लंग्स तक, ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, अगर ये हमारे, क्योंकि सबसे पहले कोई भी बीमारी जो अटैक करती है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को, लंग्स को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। खासकर अगर आप कोविड-19 के समय ही देख ले तो कोरोना इटसेल्फ इज़ अ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। तो हमें अपना ये लंग्स को बहुत मजबूत करना है। तो जितनी भी हमारे आसन हैं जो अभी हम करा रहे हैं, ये हमारे लंग्स को, हार्ट को, इनको बहुत मजबूत बनाते हैं। और धीरे धीरे अभ्यास करने से हमारे लंग्स 100%, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हमारी जो शरीर, जो हमारा अभ्यास है रोज़मर्रा में, एक तो फिज़िकल लेबर हमारा कम है, दूसरा हमारी डीप ब्रीदिंग की आदत नहीं है और एक्सरसाइज वगैरह की आदत नहीं है। तो जब हम योग अभ्यास करते हैं तो हमारी डीप ब्रीदिंग भी होती है, ब्रीथ को होल्ड करने की भी हमारी क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने श्वास को रोक कर रखने का अभ्यास करेंगे, आपके लंग्स जो है कैपेसिटी है, जो उसकी क्षमता है वो बढ़ेगी। और जितनी अधिक आप क्षमता बढ़ाएंगे श्वासों को रोक कर रखने की, उतना ज़्यादा आपको ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा और एक एक सेल को, एक एक कोशिका को, एक एक टिश्यू को, एक एक बॉडी ऑर्गन को आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होगी और जो भी डीजनरेटेड सेल्स हैं वो रीजनरेट होने लगेंगी। हर एक कोशिका में जीवन है, हर एक कोशिका अपने आप में एक संपूर्ण रचना है। तो हर एक कोशिका का हेल्दी होना, स्वस्थ होना ज़रूरी है। और ये सिर्फ किससे हो सकता है? ये हो सकता है योग से, योग के अभ्यास से। डीप ब्रीदिंग के साथ जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर कोशिकीय स्तर पर, मतलब सेलुलर लेवल पर हमें लाभ देता है। और जब हमारी एक एक कोशिका स्वस्थ होगी तो हमारा चेहरा भी कांतिमय होगा। हमारे लिए वो एंटी एजिंग का भी काम करते हैं। हम यूथ दिखते हैं, हम युवा दिखते हैं, हमारा जो कहना चाहिए जिसका यूथफुलनेस है वो बरकरार रहती है। योग तो योग के एक व्याधि को मिटाना ही मतलब हम करते तो एक व्याधि को मिटाने के लिए हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा आउटकम ये है कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट हमें बहुत सारे लाभ अपने आप मिल जाते हैं। हम एक चीज़ के लिए करते हैं लेकिन हमारा पूरा का पूरा बॉडी का जो सिस्टम है, 8 सिस्टम है, वो सिस्टम पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं, 8 चक्र जागृत हो जाते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार, ये जितने 8 चक्र हैं वो हमारे पूरे जो ऊर्जा का, जो हमारा जो चेतना का जो हमारा स्तर है, ऊर्जा का जो प्रवाह है, वो 8 चक्रों में बराबर से होने लगता है और हम ऊर्ध्वरेता हो जाते हैं और हमारा जो मुखमंडल है वो ओज कांतिमय हो जाता है। तो ये योग के इतने विशद जो है, इतने बहुआयामी परिणाम है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन एक ही चीज़ है, करना होगा, बिना किए लाभ नहीं होगा। और ये भी है कि आप जब करेंगे उसी समय आपको लाभ दिखेगा। योग का जो प्रभाव है, योग का जो लाभ है वो इंस्टेंट है। करो और पाओ। आपने 5 मिनट कोई भी अभ्यास किया, वो चाहे आसन का हो, वो चाहे प्राणायाम का हो, आप 5 मिनट के बाद अपने शरीर में हर स्तर पर अंतर पाएंगे। शारीरिक स्तर पर, मानसिक, वैचारिक स्तर पर, स्पिरिचुअल लेवल पर आप कनेक्टेड फील करेंगे। तो जैसे कहते हैं ना कि आपके सामने कोई एक आम रख दिया गया, कहा गया ये आम बहुत मीठा है, संसार का सबसे मीठा और सबसे अच्छे खेत का आम है, क्या आप उसको मान जाएंगे? आप सिर्फ सुन सकते हैं, हो सकता है विजुलाइज करके उसको महसूस कर लें, लेकिन जब तक आप उसको खाएंगे नहीं तब तक उसकी मिठास का आप अनुभव नहीं कर पाएंगे। जब आप खाएंगे तो आप कह सकेंगे हाँ, आप सही कह रहे थे कि ये आम बहुत मीठा है और ऐसा आम मैंने कभी नहीं खाया। यही चीज़ हमारे योग के साथ है। हम कहते हैं, हम सुनते हैं, हम सुनते आ रहे हैं कि योग 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 से ये, योग से ये, लेकिन हम मान नहीं पाते। क्यों नहीं मान पाते? क्योंकि हम उसका अभ्यास नहीं करते। अभ्यास करिए, उसका लाभ लीजिए। ये मेरा आपसे वादा है और ये मेरा आज जो लाइव में मैं आपको बोल रही हूँ, आप करिए और उसका अनुभव बताइए। फिर सही दिशा में, सही मार्गदर्शन में, सही संरक्षण में, सही चिकित्सक के साथ आप करिए और उसका लाभ लीजिए। तो ये अभी हमने किया शशक आसन। इसके बाद अब हम करेंगे
हमने इसके पहले किया वक्रासन, इसके बाद ये शशक आसन। अब हम पेट के बल लेट जाएं। अब हम आसन करेंगे कुछ पेट के बल लेटने के और इसके बाद पीठ के बल लेटने के। तो दोनों आसन करेंगे। तो इसमें दो आसन हम करेंगे, भुजंग आसन और शलभासन। तो भुजंग आसन, दोनों हाथों को हम कंधों के बराबर रखेंगे, उंगलियां मिली हुई, और इसमें श्वास को भरते हुए हमको पूरी छाती ऊपर उठानी है और नेवल तक, हाँ ऊपर देखें और ऊपर उठाएंगे और ऊपर देखना है, आसमान की तरफ, छत की तरफ देखना है। तो ये हमारे कमर दर्द के लिए वन ऑफ द बेस्ट आसन है। जिनको स्पॉन्डिलाइटिस है, जिनको कंधों में दर्द है, स्टिफनेस है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत अच्छा है। थोड़ी देर इस पोजीशन में रुकना है तो और ज़्यादा लाभ होगा। धीरे धीरे करके नीचे आएंगे। एक बार और करेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएं शरीर, अपना जो आगे का जो भाग है, और धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आगे आएंगे। तो ये था भुजंगासन। अब दोनों हाथों को हमें थाइस के नीचे रखना है। अब माथा जो हमारा ज़मीन पर ही रहेगा। ये है शलभासन। शलभासन, इसमें दोनों पैरों को जोड़ेंगे, दोनों पैरों के तलवों को जोड़ेंगे और दोनों पैरों को स्ट्रेट, सीधा, घुटने ना मुड़े, प्रयास होना चाहिए घुटने ना मुड़े, और इन दोनों घुटनों को एक साथ सांस को भरते हुए 30 डिग्री तक ऊपर उठाना है। दोनों पैरों को जितना आप यथासंभव, यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य आप उठा के रखें। धीरे धीरे करके नीचे लाएंगे। एक बार फिर से दोनों पैरों को उठाना है 30 डिग्री में, धीरे धीरे नीचे लाएंगे। ये था शलभासन। तो हमने पेट के बल लेट के दो आसन किए, भुजंग आसन और शलभासन। ये दोनों आसन ही हमारे जो मुख्यतः कमर दर्द आजकल बहुत बड़ी समस्या, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, फ्रोजन शोल्डर, ये क्यों है? क्योंकि हमारा मूवमेंट नहीं है, हमारा मूवमेंट कम है, हम झुकते नहीं है ज़्यादा, हम ज़मीन पर नहीं बैठते, हम ज़्यादा चलते, हम ज़्यादा अलग अलग एंगल्स में काम नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा हमारा एक स्थिर अवस्था में बैठने का काम है ना, हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो घुटनों का काम ख़त्म हो गया। तो चूँकि शहरी जीवन में ज़्यादातर लोग रह रहे हैं या कस्बों में भी रह रहे हैं तो उनका शारीरिक श्रम उतना नहीं है। तो क्या हमारे पास फिर ऑप्शन बचता है कि हम योग अभ्यास और इन सब को करके अपने जीवन में शामिल करके पुनः अपनी स्थिति में वापस आएँ, पुनः अपने शरीर को यथावत करें जो हम जिस स्वरूप में हम पैदा हुए थे। तो यही इसका एकमात्र उपाय है कि हम योग अभ्यास करें। अब हम बाईं करवट लेकर हम मकर आसन, ये जो हमने लेट कर अभ्यास किया, अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक विश्राम अवस्था में आएंगे। विश्राम अवस्था के लिए दोनों पैरों को हम 3 फीट लगभग खोलेंगे और ये है मकर आसन। दोनों हाथों को हम बाएं हाथ के ऊपर दाहिना हाथ रखेंगे और गर्दन को उसके ऊपर आराम से टिका देंगे और रिलैक्स। इसमें ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल रहेगी, कोई डीप ब्रीदिंग नहीं करनी है। जब हम विश्राम करते हैं तो हमारी जो श्वास और प्रश्वास है वो सामान्य होती है, उसमें डीप ब्रीदिंग नहीं होती है। तो आँखों को बंद कर लें और आराम से 8-10 सांसें लें, श्वास लें। तो इससे जो हमने अभी तक के जितने भी आसन किए या जो भी हमने शारीरिक श्रम किया, तो उसके बाद हमारे शरीर को रिलैक्सेशन मिल जाता है, हम रिलैक्स हो जाते हैं, हमारे शरीर की थकान जितनी होती है वो दूर हो जाती है श्वासों से। तो अब हम वापस आएंगे, पुनः चेतना के स्तर पर आएंगे। बाईं करवट लेकर लेफ्ट साइड से कभी भी झटके से नहीं उठना, कभी भी जर्क देकर नहीं उठना है। बाईं करवट लेकर हम उठेंगे और इसी तरीके से अब हम पीठ के बल लेट कर अभ्यास कुछ करेंगे। तो अब हम पीठ के बल लेट जाएं। तो इसमें हम पहला आसन है हमारा, वो है सेतुबंधासन। सेतुबंधासन में हम दोनों पैरों के घुटनों को मोड़ेंगे, मोड़कर रखेंगे दोनों को पैरेलल। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों के जो हमारे एंकल्स हैं उनको हम पकड़ेंगे और अपने शरीर का जो बीच का हिस्सा है, पेट का और कंधों का, उसको जितना संभव हो सकता है हम पूरा ऊपर उठा देंगे। ये
जितना आप कर सकते हैं उतना ही करना है, अतिक्रमण नहीं करना है। और थोड़ी देर रोक कर रखेंगे, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड तक रोक कर रखेंगे। तो ये हमारे हार्ट के लिए, अब देखिए, अब आप इस पोजीशन में हमारे हार्ट की तरफ जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है वो पूरा टुवर्ड्स दिस एरिया हो जाएगा। तो इससे हमारे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, हार्ट जो है हमारा मजबूत होता है, नर्वस सिस्टम मजबूत होता है, क्योंकि पूरा जो हमारा सर्कुलेशन है टुवर्ड्स ये अपर पोर्शन। अब हम धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। तो ये था सेतुबंधासन। एक बार श्रुत की थी और सेतुबंधासन करके दिखाएंगे। इसको आप, अगर आपका शुरू में थोड़ा ही उठता है कोई बात नहीं, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, धीरे धीरे करके फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। तो आपको ये सेतुबंधासन करना है, इससे आपका हार्ट मजबूत होगा और लंग्स आपके मजबूत बनेंगे और स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो ये था सेतुबंधासन। इसके बाद हम करेंगे, दोनों पैरों को फिर से फैला लें। अब हम इसके बाद करेंगे पवन मुक्तासन। जैसा कि नाम है पवन, बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होने के कारण, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा ना होने के कारण खाना जो होता है वो पूरी तरह पचता नहीं है, अपच की शिकायत रहती है, कब्ज़ की शिकायत रहती है, गैस बनने की शिकायत रहती है। तो जब ये पवन मुक्त का जो आसन का जो अभ्यास है इन सब व्याधियों से हमको दूर करता है, ये व्याधियाँ हमारी दूर कर होती हैं। है दोनों को अब हम मोड़ेंगे और दोनों पैरों जो घुटने हैं, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके दोनों घुटनों के पीछे लगाएंगे। और इसमें हमको इधर से सिर उठाना है और इधर से दोनों पैरों को उठाना है और दोनों घुटनों को अपनी नासिका से, अपने नाक से टच करने का प्रयास करना है। इसमें एक बात ध्यान देना है कि जिनको स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है, गर्दन में दर्द रहता है, वो गर्दन को ज़मीन पर ही रखेंगे, सिर्फ घुटनों को नीचे छाती तक लाएंगे। ये चीज़ विशेष ध्यान देना है। और जो सामान्य है, जिनको किसी तरीके की समस्या नहीं है, वो इस पोजीशन में कुछ देर तक बॉडी को रखेंगे। तो आप देखेंगे इमीडिएटली इसका लाभ होता है। अगर गैस बनने की बहुत ज़्यादा समस्या है तो आप पवन मुक्तासन कर लीजिए, आपकी गैस जो है वो पास हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये है पवन मुक्तासन। अब धीरे धीरे करके पुनः अपनी वापस स्थिति में आएंगे। तो ये हमने लेटकर किया ये पवन मुक्तासन और सेतुबंधासन। इसके बाद हम पैर को सीधा कर लेंगे, हाथ को हम खुला ज़मीन पर ऐसे यहाँ पर साइड में रख लें, ऐसे रिलैक्स कर दें बॉडी को, थोड़ा सा अपने थाई से थोड़ा सा दूरी पर हाथ को रखें, पैरों को और थोड़ा सा खोल लें। शवासन, शवासन करेंगे। पैरों को कम से कम 3 फीट की दूरी पर खोल कर रखना है और हाथों को आकाश की तरफ, ऊपर की तरफ हमारा जो पोजीशन है वो रहना है, सीधा रखना है हाथ को। हाथ सीधा रखें और रिलैक्स, गर्दन को एक तरफ झुका लें, बॉडी को एकदम ढीला छोड़ना है, एकदम ढीला। आंखें बंद, आंखें बंद। मैंने जैसा कि शुरू में बताया था, ये शवासन है। शवासन में ही एक योग में एक क्रिया होती है, योग निद्रा। योग निद्रा का अर्थ है हम निद्रा में जाते हैं, लेकिन यौगिक रूप से, योग के आधार पर हम अपनी चेतना में तो रहते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। हमारे जो नींद का जो कार्य है वो उस समय पूरा हो जाता है। हम गहरी नींद में नहीं सोते, लेकिन जो हमारे नींद का लाभ है वो हम अपने शरीर के साथ जुड़कर उस लाभ को प्राप्त कर लेते हैं और पूरे शरीर में हम चेतना का प्रवाह करते हैं इस योग निद्रा के अभ्यास से। योग निद्रा खासकर उनके लिए लाभदायक है जिनको अनिद्रा की शिकायत रहती है। अनिद्रा की शिकायत आजकल बहुत कॉमन है, लोगों को नींद नहीं आती, लोग सही समय पर सो नहीं पाते, जब सो नहीं पाते तो फिर उठ नहीं पाते और ये एक कुचक्र चलता रहता है। तो इस तरीके से शरीर में व्याधियों का जो है घर बनता जाता है। हमारे आयुर्वेद में, योग में ये वर्णन है कि हमारे स्वास्थ्य के 3 प्रमुख आधार हैं। 3 प्रमुख आधार हैं, क्या है? आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य। तो निद्रा एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती, नींद का अर्थ है 8 घंटे सिर्फ बिस्तर पर जाकर सोना नहीं, नींद का अर्थ है कि वो नींद स्वस्थ नींद होनी चाहिए। किसी भी प्रकार के जो है विकार युक्त, किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से जो है मुक्त होनी चाहिए वो हमारी नींद।
कोई हमें टेंशन नहीं हो, कोई स्ट्रेस नहीं हो, और जब हम सोएं तो प्रसन्न मन से सोएं, जब हम उठें तो एक नई ऊर्जा के साथ उठें कि पूरा दिन वो हमारी 6 से 8 घंटे की नींद है वो हमारे लिए अगले दिन की जो है पूरे दिन की ऊर्जा का आधार बने। तो ऐसी नींद के लिए अगर हम बिस्तर में जाने से पहले शवासन की मुद्रा में योग निद्रा का अगर हम 5 से 10-15 मिनट जितना भी आपके पास समय है और जितना आप कर सकते हैं अभ्यास करें, तो आप देखेंगे विद इन 5 मिनट्स आप धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है आप सो जाएंगे। सेल्फ गाइडेड एक तरीके का ये मेडिटेशन होता है। तो इसको आपको क्या करना होता है, इसका जो प्रमुख सिद्धांत है, इसमें आपको टॉप टू टो मतलब सिर से लेकर नीचे पैर तक इसमें बॉडी को आपको शिथिल करना होता है। शिथिल मतलब ढीला छोड़ देना होता है। ढीला एक एक अंग को, एक एक उंगली से लेकर ऊपर सिर तक एक संकल्प के द्वारा विचारों का प्रवाह अपने शरीर में डालते हैं और उसी के अनुसार अंदर हम उस क्रिया को अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं और अपने एक एक अंग को स्वस्थ बनने का हम एक एक प्रारूप देखते हैं कि हमारा शरीर का एक एक अंग स्वस्थ हो रहा है और हम पूरी तरीके से शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ हैं। मुझे कोई विकार नहीं है, रोग नहीं है। अगर होता भी है कोई विकार या रोग तो आप इस योग निद्रा के माध्यम से इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन करके आप उस दर्द से, उस व्याधि से मुक्ति पा सकते हैं। और ये तो विज्ञान ने भी ये सिद्ध किया हुआ है, जिसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं। जिस विचार को हम जीते हैं, जिस विचार को हम लगातार अपने शरीर मन में डालते हैं, वो विचार जीने लगते हैं। उस विचार का पूरा प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। कोई आपको लगातार बोलता रहे कि आप जो है निर्बुद्धि हो, आप बेवकूफ़ हो, तो अगर आपको रोज़ ये चीज़ बोली जाए, आपके जो है अध्यापक, आपके टीचर बोलें, आपके साथ वाले बोलें, आपके घर में भी बोलें, आपके भाई बहन बोलें, तो एक समय के बाद आप देखेंगे कि आपकी मानसिकता जो है ना, आपको खुद से लगने लगेगा कि क्या मैं सच में बेवकूफ़ हूँ, क्या मैं सच में निर्बुद्धि हूँ, और आप उस चीज़ को जीने लगेंगे। तो ये विचार है, विचार सामने वाले के विचार आपके मन पर, शरीर पर हथौड़े की तरह रोज पड़ते रहे तो आपने ऐसा महसूस करना शुरू कर दिया और आप ऐसा बन गए। तो विचार हमारी नियति होती है, मतलब जो विचार हम जीते हैं वो हमारी नियति बन जाती है, वो हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है। तो अगर नकारात्मक विचार का प्रभाव है तो सकारात्मक का भी तो होगा। तो ये अभ्यास है, योग निद्रा के अभ्यास में हम सकारात्मक विचारों को एक एक क्रम से, एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से हम अपने शरीर में प्रवाहित करते हैं, उसको इनकलकेट करते हैं। और जब हम रोज़ सकारात्मक विचार अपने शरीर में डालेंगे, अपने मन में डालेंगे, तो हम वैसे हो जाते हैं। हम रोज़ कहेंगे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं ऊर्जावान हूँ, मैं बुद्धिवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं आत्मा के अपने मूलभूत जो मेरे गुण हैं मैं उसमें अवस्थित हूँ। तो जब हम रोज़ इन विचारों को जिएंगे, डालेंगे, तो हम बन जाएंगे वैसे ही, हम स्वस्थ बन जाएंगे। देखिए दर्द क्या है, अगर आपको कहीं पे, मैं आपको एक बहुत सिंपल से एक टिप देती हूँ। आपको कहीं पे भी दर्द है, जनरली आजकल क्या होता है, दर्द है, आपने पेन किलर खा लिया, दर्द बर्दाश्त करने की क्षमता और कम होती जाती है और शरीर में जो नुकसान होते हैं दवा के वो होते हैं। आपको कहीं पर भी दर्द है, आप सिंपल से बैठिए, उस आँख बंद करके बैठिए, डीप ब्रीदिंग के साथ उस पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर आपको दर्द है वहाँ पर आप विचार भेजिए कि मैं स्वस्थ हूँ। अगर मुझे किसी भी प्रकार की कोई व्याधि है, मुझे कोई पीड़ा है, मुझे कोई दर्द, वो दर्द मेरे शरीर से धीरे 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 बाहर जा रहा है। मेरे जो शरीर में इस दर्द का कोई स्थान नहीं है। मेरे शरीर में स्थान है तो सिर्फ स्वस्थ वृत्तियों का, स्वस्थ प्रवृत्तियों का, स्वस्थ रहने का। मेरा शरीर एक चूँकि मंदिर है और मंदिर में किसी भी प्रकार के विषाद का कोई स्थान नहीं है, किसी भी दुख का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ सकारात्मक चीज़ों का स्थान है। जब आप ऐसे विचारों को अपने शरीर के अंदर प्रवाहित करते हैं, रोज़ आत्मसात करते हैं, तो यकीन मानिए आप धीरे धीरे स्वस्थ होने लगते हैं। और स्वस्थ रहने का कोई
रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपने कोई इंजेक्शन ले लिया, कोई दवा ले ली। यही जीवन शैली, यही विचार की अवस्था ही आपको स्वस्थ बनाती है। तो ये है जो है योग निद्रा। योग निद्रा में आपको मैंने बताया, आप टॉप टू टो, इसमें हम पैरों की उंगलियों से शुरुआत करते हैं कि धीरे धीरे हम शिथिल करेंगे, ढीला करेंगे कि मेरे पैरों की उंगलियों को मैंने ढीला किया। वहाँ पर रक्त संचरण देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, मेरी उंगलियाँ स्वस्थ हैं, वो सही ढंग से काम कर रही हैं। यही विचार जो मैंने अभी 2-3 बोले, धीरे धीरे करके पैरों की उंगलियाँ हैं, एंकल है, काफ मसल है, घुटने हैं, थाइज हैं, बटक है, हिप्स का एरिया है, पेट है, चेस्ट है, गर्दन है, शोल्डर है, फेस का एक एक पार्ट है, इसी तरीके से पूरा मेरुदंड है। इन सब अंगों को आपको एक एक करके विचारों से, सकारात्मक विचारों से आत्मसात करना है, प्रवाहित करना है शिथिलीकरण की प्रक्रिया से। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसका रिवर्स हम करेंगे। रिवर्स मतलब पहले हमने शरीर को ढीला छोड़ा, इसके बाद हम शरीर में चेतना का प्रवाह करेंगे। इसके बाद हम चेतना का प्रवाह कैसे करेंगे? विचारों को डालकर कि अब मेरे शरीर में मैं हर एक अंग को ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, मेरा शरीर का एक एक अंग स्वस्थ हो रहा है, मेरे शरीर में रक्त संचरण, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो रहा है, एक एक सेल मेरी जो है मजबूत है, एक एक सेल जो डिजनरेटेड है वो रीजनरेट हो रही है। ऐसे करके मुझे हर एक विचार को हर एक अंग में कोशिकीय स्तर पर प्रवाहित करना है। जब ऐसे होगा तो शरीर के स्तर पर, फिर विचारों के स्तर पर, विचारों को भी कैलकुलेट करना है, फिर आत्मा के स्तर पर हमारी आत्मा है। आत्मा क्या है? आत्मा के मूलभूत गुण क्या? हमारा स्वभाव है प्रेम करना, द्वेष करना हमारा स्वभाव नहीं है। मूलभूत स्वभाव है प्रेम करना, करुणा में रहना, हमारा स्वभाव है कंपैशन में रहना, सहायता करना, सरेंडर करके रहना, ईश्वरीय चेतना के साथ अपनी चेतना को मिलाकर रहना। तो जब हम इन गुणों के साथ रहने का अभ्यास डाल लेते हैं तो फिर हमको कोई अस्वस्थ नहीं बना सकता, हमारे अंदर कोई रोग नहीं रह सकता और हम निरोगी हो जाते हैं। तो ये था शवासन। शवासन में योग निद्रा को हम रोज़मर्रा में, और जब आपकी नींद अच्छी होगी, जब आप इस प्रक्रिया के साथ रोज़ सोएंगे तो आपका जो इम्यूनिटी सिस्टम है, सेल की पूरी बॉडी की हीलिंग हो जाएगी। सेल्फ हीलिंग प्रोसेस है, एक एक कोशिका इसमें हील हो जाएगी, स्वस्थ हो जाएगी। और यही तो है इम्यूनिटी, कि हमारे शरीर की एक एक कोशिका अपना ढंग से काम करे। और जब हमारे शरीर में कोई रोग नहीं होगा, होता क्या है देखिए, मैं आपको बताऊं, इम्यूनिटी हमारी लो क्यों हो जाती है। इम्यूनिटी तो बाय बर्थ सबके अंदर होती है, इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो सबके अंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ हमारी जीवन शैली हम गलत जीते हैं तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम लो हो जाती है, और जो बची खुची बचती है तो वो क्या होता है कि हमारे शरीर में तरह तरह की व्याधियाँ हो जाती हैं। वो ब्लड प्रेशर है, शुगर है, मोटापा है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, एंग्जाइटी है, इंसोम्निया, ऐसे करके सैकड़ों बीमारियां हैं जो हमारे शरीर में हो जाती है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उनसे लड़ने में लग जाता है, भाई उसको बचाना है अपने शरीर को, तो वो कोशिश करके जितना अपना प्रयास होता है इन बीमारियों से लड़ता है हमारा इम्यून सिस्टम। अब ऐसे में कोई दूसरी बीमारी आकर धावा बोल दे, जैसे कोरोना ने धावा बोल दिया। अब कोरोना में क्या कहा जाता है कि कौन से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं या हुए हैं? जो ऑलरेडी बीमारियों से ग्रस्त थे, जो क्रॉनिक डिजीज जिनको ऑलरेडी थी। तो हमारा शरीर क्या था, उस समय लड़ रहा था और बीमारियों से अपने शरीर को बचाने के लिए कोरोना ने धावा बोल दिया। अब वो इम्यून सिस्टम जो हमारा क्रॉनिक डिजीज से लड़े या कोरोना से लड़े, उसके साथ धर्म संकट हो गया। अब आप ऐसे में कल्पना कीजिए कि अगर आप पूरे स्वस्थ हैं, आपको कोई डिजीज नहीं है, तो वो इम्यून सिस्टम 100% आपका कोरोना से लड़ने में लगेगा, पूरी ताकत एक दिशा में होगी। वैसे क्या होता है, 36 तरीके की बीमारियों से ग्रस्त होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम दिन भर लगा रहता है उन बीमारियों से लड़ने के लिए, और हम स्वस्थ नहीं रह पाते। तो जब हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारी जितनी व्याधियाँ, हाइपरटेंशन है, वो चाहे एंजाइटी है, वो चाहे डायबिटीज़ है, वो चाहे ओबेसिटी है, ओबेसिटी से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है, माइग्रेन है, साइनस है, ब्रोंकाइटिस है,
कितनी भी समस्याएं हैं, सबसे पहले तो हम योग से उन व्याधियों पर नियंत्रण पाते हैं, व्याधियों को निर्मूल नाश करते हैं। फिर इसके बाद हमारा इम्यूनिटी सिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर को प्रमोट करने में लगता है। पूरे शरीर को हम अपने अच्छे स्वास्थ्य के साथ जीवन को अच्छे ढंग से जी पाते हैं। तो ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम का एक ही बेसिक मैंने एक सिद्धांत बताया कि क्यों हमारा इम्यूनिटी सिस्टम रहने के बावजूद भी हम नहीं लड़ पाते या हम बीमार बने रहते हैं। तो हमें योग का अभ्यास इसीलिए करना है, योग को अपने जीवन में इसीलिए इसका हिस्सा बनाना है क्योंकि हमें बीमारियों को पहले ठीक करना है, इसके बाद एक स्वस्थ दिशा में स्वस्थ जीवन शैली के साथ हम एक स्वस्थ जीवन जिएं। तो ये थी योग का शवासन। अब श्रुतकीर्ति बाई तरफ करवट लेकर उठकर बैठेंगे। तो अब इसके बाद ये हमारे आसन का जो अभ्यास था, ये जो प्रोटोकॉल में दिया हुआ है, आसन तो सैकड़ों की संख्या में है, लेकिन एक जो मूलभूत आसन है जो प्रोटोकॉल में दिए गए हैं, जो एवरीडे वन शुड डू, सबको अपने नियमित अभ्यास में करना ही चाहिए, वो अभी आपको दिखाए। अब हम आएंगे योग का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राण का आयाम। प्राण मतलब प्राण वायु। वायु हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन से ही हम जिंदा रहते हैं। धरती पर आते हैं, पहला काम होता है श्वास लेना, अंतिम कार्य होता है श्वास छोड़ना। कहते हैं ना अंतिम सांस, वो सांस अंतिम होती है, इसके बाद हमारा जीवन समाप्त। मतलब हमारा जीवन दो सांसों के बीच का खेल है, जब हम पैदा हुए और जब हम मर गए, दो सांसें हैं। अब इस पूरे जीवन काल को भी हम श्वासों पर ही जी रहे हैं। हर एक श्वास हमको नया जीवन दे रही है। श्वास बंद, हम बंद, हमारा जीवन समाप्त। तो वो श्वासें जो हम अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, वो कितनी वैज्ञानिक है और इसको हम कितने सही ढंग से शरीर में ले जाते हैं, जो हमारे जीवन देती है। जीवन हमको क्या देती है, कौन सी चीज़ देती है? जो कंप्लीट होती है, जो जिसके अंदर मतलब हमें ज़िंदा रखने के पूरे आयाम होते हैं। तो इस प्राण को, इस ऑक्सीजन को हम कैसे अंदर अपने शरीर के डालें कि वो हमारे लिए औषधि का काम करे, मेडिसिन का काम करे। ये प्राण हमारे लिए मेडिसिन का काम करती है जब हम प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, प्राणायाम जो 8 से 10 प्राणायाम अभी मैं बताऊंगी आपको, इसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन को एक नियमित मात्रा में, नियमित विधि के द्वारा, सकारात्मक विचारों के द्वारा, हम एक निश्चित विधि के द्वारा शरीर के अंदर ले जाते हैं और हम उसका अभ्यास करते हैं। तो वही प्राण हमारे लिए औषधि का काम करता है और शरीर के एक एक कोशिका को नया जीवन देता है, नई ऊर्जा देता है और हम स्वस्थ हो जाते हैं। प्राणायाम के तो बहुत चमत्कारिक लाभ हैं। तो अभी हम प्राणायाम की श्रृंखला शुरू करेंगे। चूँकि ये इम्यूनिटी सिस्टम, फिर से मैं बताऊं कि ये थीम हमारी इम्यूनिटी सिस्टम की है, तो प्राणायाम से बेहतर, बेस्ट कोई भी चीज़ नहीं है जो आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाए। तो आपको प्राणायाम का अभ्यास करना है। सबसे पहले हम इसमें करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम को अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहें तो इसको कहते हैं डीप डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। डीप, गहरा, डायफ्रेगमेटिक, जो हमारे लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है, वहाँ तक श्वास को हम अंदर भरते हैं। ब्रीदिंग मतलब श्वास। तो डीप डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग का अभ्यास हम करेंगे और ये हमारे लंग्स को बहुत मजबूत बनाता है। इसको भी हम कई स्पीड के साथ कर सकते हैं, गति के साथ कर सकते हैं, लेकिन मैं पहले यहाँ पर सामान्य गति दिखाऊंगी कि जो एक सामान्य व्यक्ति को करना चाहिए रोज़मर्रा में। इसमें हम लंबा गहरा श्वास कम से कम 2.5 सेकेंड में, 2.5 सेकेंड्स में अंदर करना है, इनहेल, एंड 2.5 सेकेंड में एक्सेल करना है। जब हम श्वास को भरेंगे, श्रुतकीर्ति करती रहेंगी। भस्त्रिका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग, चेहरे पर स्माइल, सकारात्मक भाव के साथ, सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करें तो हर एक श्वास में संकल्प के साथ करना है। संकल्प किस बात का होना चाहिए
कि मैं हर एक श्वास के माध्यम से अपने शरीर में, इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में जो भी शुभ है, पूरी ऊर्जा, पूरा जितना भी आनंद है, ऐश्वर्य है, वो सब इस श्वास के माध्यम से मेरे शरीर में अंदर जा रहा है और मेरे पंचकोश, मेरे पंच प्राण, मेरे पंच महाभूत पोषित हो रहे हैं। इस भावना के साथ हमें भस्त्रिका प्राणायाम करना है। हर श्वास में पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव थॉट को इनकलकेट करना है और हर एक प्रश्वास में, मतलब जब हम एक्सेल करते हैं उसमें अपनी सभी निगेटिविटी को बाहर एक्सेल करना है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो 5 मिनट में ही आप देखेंगे कि 5 मिनट में आपका रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। पूरी प्रक्रिया के साथ, पूरे सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ, भावना के साथ करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसका सबसे बड़ा लाभ होता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे ज़्यादा लंग्स हमारे मजबूत होते हैं। इसको हम कई गति में कर सकते हैं। श्रुतकीर्ति अपनी सामान्य गति से करती रहेंगी, मैं आपको तेज़ गति से करके एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि इसको तेज़ गति से कैसे करके और आप अपने शरीर को मजबूत बना सकते हैं और लंग्स को। कोरोना के लिए एक ये बहुत अच्छी एक मैनुअल टेस्टिंग है कि अगर आप इस भस्त्रिका प्राणायाम को तेज़ गति से करने में सक्षम हैं, आप कर पाते हैं, इसका मतलब आप स्वस्थ हैं, आपके लंग्स पूरी तरीके से मजबूत हैं। तो भस्त्रिका प्राणायाम को हम तेज़ गति से कर, ये रिकमेंडेड नहीं है जिनको जो है हाइपरटेंशन है, जिनको हाई बीपी है, या जो ऑपरेशन जिनको हुआ है, या हार्ट की प्रॉब्लम है, प्रेग्नेंट लेडीज़, इन सब को नहीं करना है। ये प्रिकॉशन है बहुत। ये चूँकि सामान्य एक प्रोटोकॉल है, तो एक सामान्य जो हेल्दी व्यक्ति है, बाकी लोग करना है, लेकिन उनके लिए गति का निर्धारण है, गति उनके लिए निश्चित है। तो एक सामान्य गति के साथ सामान्य व्यक्ति को करना है। लेकिन मैं जो आपको भी एक तेज़ गति से करके बता रही हूँ भस्त्रिका प्राणायाम, ये एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए है और लंग्स को और मजबूत करने के लिए। तो ये था तेज़ गति से भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें जब आप देखेंगे, आप 1 मिनट में कम से कम 100 से 200 बार तक कर सकते हैं और 1 मिनट में ही आपके शरीर में पूरे पसीना आने लगेगा और आपके अंदर के जितने विकार हैं, जो पसीने के माध्यम से जो टॉक्सिन्स हैं, वो सब बाहर निकल जाएंगे और 1 मिनट में आप कई गुना ज़्यादा ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भर सकते हैं। तो इसका अभ्यास धीरे धीरे आएगा। पहले आप सामान्य गति से करने का अभ्यास डालेंगे, इसके बाद जो धीरे धीरे मध्यम गति और तेज़ गति से भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए मैं एक और आपको एक टिप देती हूँ। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा श्वास को अंदर भरकर रोक कर रखने का अभ्यास डाल सकते हैं, इससे आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है। देखिए, योग में श्वास को अंदर भरना, पूरक, बाहर छोड़ना एक्सहेलेशन, रेचक, और रोक कर रखना कुंभक, ये योग की भाषा है श्वासों के लिए। पूरक, रेचक, रोक कर रखना कुंभक। कुंभक में भी 2 भाग हैं, अंदर रोक कर रखना, बाहर रोक कर रखना। हमने श्वास भरा, बाहर छोड़ दिया और बाहर ही रोक कर रखा, ये हो गया बाह्यांतर कुंभक। एक अंदर भरा और रोक कर रखा, जितने भी समय तक हम रोक कर रख सकते हैं, 2 मिनट 2.5 मिनट तक मैक्सिमम। जिनका योग का बहुत बड़ा अभ्यास, बहुत ज़्यादा दीर्घकालिक अभ्यास है, वो लोग 2 से 2.5 मिनट तक भी रोक सकते हैं, लेकिन एक ये सामान्य औसत व्यक्ति के लिए रिकमेंडेड नहीं है। 1 मिनट तक किया जा सकता है। तो अंदर तक रोक कर रखने को कहते हैं आभ्यंतर कुंभक। तो आभ्यंतर कुंभक का अगर हम अभ्यास डालें तो हमारे लंग्स की कैपेसिटी बहुत बढ़ सकती है। कैसे करना है? इसमें अंदर लंबा गहरा श्वास भरें और रोक कर रखें। इसमें हम साथ में अगर हम बंध लगा दें, बंध मतलब मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध, तीनों बंधों के साथ लगाने से क्या होता है कि हमारा जो हमने श्वास भरी, जो हमारी ऊर्जा है, वो ऊर्जा जो हमारी चेतना है, चेतना का जो स्तर है वो ऊर्ध्व होता है। हम अधो जो है ऊर्ध्वमुखी हो जाते हैं हम।
तो ये मैंने अभी आपको दिखाया कि आप लंग्स की कैपेसिटी धीरे धीरे करके ऐसे श्वास को अंदर भरिए, थोड़ा देर रोकिए, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड, 40 सेकेंड, अतिक्रमण नहीं करना। ऑल ऑफ सडन नहीं कि आप 1 मिनट का टारगेट रख लें फिर किसी तरीके की समस्या हो जाए, ये रिकमेंडेड नहीं है। आप कुछ कुछ सेकेंड का टारगेट रखकर और अपने लंग्स को, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। तो तब क्या होगा, जब आप श्वास भरेंगे, डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो आपके लंग्स एब्जॉर्ब करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ही तो है जो हमारे शरीर में जीवन दे रही है, प्राणवायु ही तो है जो जीवन दे रही है। तो ये थी भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास बताया। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राणायाम है वो है कपालभाति। बच्चा बच्चा जानता है कपालभाति का नाम, आज जन जन तक योग इतना पहुंच चुका है कि सभी वाकिफ़ हैं इन सब शब्दों से, लेकिन बहुतों को इसकी जो मूल लाभ हैं, जो इसका वास्ट, जो इसका वृहत स्वरूप है वो क्या है, वो नहीं पता। तो वो तभी पता होगा जब हम करेंगे और उसका लाभ प्राप्त होगा। कपालभाति जैसे भस्त्रिका में क्या है, हमने श्वास को भरा, पूरक रेचक दोनों एक गति के साथ होता है। कपालभाति में सिर्फ रेचक मतलब हमें सिर्फ श्वास को फोर्सफुली बाहर फेंकना होता है, और जो पूरक होता है वो ऑटोमेटिकली इन बिटवीन 2 एक्सलेशन इनहेल हम ऑटोमेटिकली करते रहते हैं। तो श्रुतकीर्ति कपालभाति करके दिखाएंगी। इसमें सीधे बैठना है, किसी भी मुद्रा में हम बैठ सकते हैं। ये हमारी है ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। इसमें और भी मुद्राएं होती हैं, ये एक बड़ा विषय है। प्राण वायु मुद्रा भी होती है, इसमें अपान वायु मुद्रा भी होती है, जिसमें तो इसके अलग अलग लाभ हैं। अभी हम प्राणायाम सिर्फ ध्यान मुद्रा में करेंगे। तो कपालभाति को कैसे करना है, 1-1 सेकंड में श्वास को बाहर फेंकना है, एक्सेल करना है। श्वासों को बाहर फेंकना, हर 1 सेकंड में एक फोर्सफुली एक्सेलेशन होगा, चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, और इसको हम मिनिमम 5 मिनट, जब आप अभ्यास करें तो धीरे धीरे 5 मिनट मिनिमम अभ्यास करने से इसका हमको पूरा लाभ मिलता है। तो 1 मिनट में लगभग जो इसकी औसत गति है, मतलब जो स्पीड है, लगभग 60 बार, 50, 55, 60 हो सकता है। 60 आइडियल है, 50, 55 भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये 1 मिनट में 60, तो 5 मिनट्स में लगभग 300 टाइम्स। तो ये एक औसत काउंटिंग है कपालभाति करने की। तो ये 5 मिनट से हमें इसका अभ्यास करना है, और इसका ज़्यादा लाभ करने के लिए क्रॉनिक जिनको डिजीज़ हैं और समस्याएं हैं, उनको आधे घंटे से 1 घंटे तक भी कराते हैं हम लोग। तो वो व्याधियों के निवारण के लिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए आप 5, 10, 15 मिनट, जितना आपका रोज़ का जो कार्यशैली है या जो समय आप दे सकते हैं, तो 5 मिनट से लेकर 10 मिनट तक आपको कपालभाति का अभ्यास करना है। इसी प्रकार से शरीर स्थिर रहेगा, मुखाकृति, फेस एक्सप्रेशन नहीं बिगड़ेगा, स्माइल रहेगी चेहरे में, सिर्फ श्वासों को बाहर फेंकना है। और हर एक श्वास फेंकते समय आपको क्या रेजोल्यूशन लेना है, क्या संकल्प लेना है कि ये जो श्वास मेरी बाहर जा रही है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं जा रही है, ये मेरे शरीर की व्याधियां बाहर जा रही हैं, ये मेरे शरीर की नकारात्मकता बाहर जा रही है, ये मेरे शरीर का द्वेष बाहर जा रहा है, क्लेश बाहर जा रहा है, कि किसी भी प्रकार की, क्योंकि मेरा शरीर एक मंदिर है, और मंदिर में सात्विक चीज़ों का, प्रेम वाली चीज़ों का, सौहार्द की चीज़ों का, सकारात्मक चीज़ों का ही सिर्फ निवास होना चाहिए। ये भावना रखते हुए शरीर की हर एक नेगेटिव चीज़ को हम इन से हम बाहर निकाल देते हैं, और यही हमारा फिर रूपांतरण करता है। व्याधियों का जो है निवारण तो करता ही है, साथ में हमारा कपालभाति मतलब कपाल, मस्तक भाति मतलब प्रकाश। धीरे धीरे अभ्यास के बाद आपके अंदर का जो ओज है, जो चेहरे का ओज है, वो अपने आप दिखने लगता है। एंटी एजिंग, आप अपनी उम्र से भी कम, बहुत कम दिखने लगते हो। ये तो सब इसके बाई प्रोडक्ट हैं। व्याधियां तो मिटती ही हैं, साथ में आप का जो है चेहरा जो है तेजवान, कांतिवान, बिना किसी मेकअप के, बिना किसी कृत्रिम संसाधन के, बिना किसी जो है आर्टिफिशियल, जितने भी आजकल बाज़ार में उपलब्ध हैं उन सब की आपको कोई आवश्यकता नहीं। आप
ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो ये मानव शरीर है, आपके बाल हैं वो आपके नेचुरली काले रहेंगे, आपका जो शरीर है वो सुगठित रहेगा, सुडौल रहेगा, अलाइंड रहेगा, आप जो ऊर्जावान रहेंगे, आप चेतना युक्त रहेंगे, आप प्रेम पूर्वक रहेंगे, आप सौहार्द पूर्वक रहेंगे। जीवन को सौद्देश्यपूर्ण जीने के लिए आपको एक हमेशा दिशा मिलती रहेगी जब आप योग का अभ्यास करेंगे। तो ये था कपालभाति। तो अभी हमने किया भस्त्रिका, कपालभाति। कपालभाति मुख्यतः हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को प्रभावित करता है और उससे संबंधित रोगों का निवारण करता है। तो ये था कपालभाति। इसमें ध्यान देना है जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको नहीं करना चाहिए, और जो है पीरियड्स के समय में भी इनको अवॉइड करना चाहिए, और जिनकी सर्जरी हुई है उनको 4 से 6 महीने के बाद कपालभाति रिकमेंडेड होता है। तो ये जो कुछ डूज एंड डोंट्स हैं, जब आप नियमित अभ्यास करिए तो आप अपने आसपास में उपलब्ध किसी भी अनुभवी जो है योग प्रशिक्षक से जो है कंसल्ट करके ही अपना नियमित अभ्यास करें, क्योंकि इसमें भी कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। आपकी जो करंट बॉडी का स्टेटस है उसके आधार पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है। क्योंकि ये एक प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल में एक जो सामान्य चीज़ है वो बताई जा रही है, लेकिन डूज एंड डोंट्स बहुत डिटेल में नहीं बताए जा सकते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो, इससे बचने के लिए आप एक कुशल जो योग चिकित्सक है, जो योग का जो प्रशिक्षक है, टीचर है, गुरु है, उनके सानिध्य में जाकर उनसे पूरी जानकारी ज्ञान लेकर ही आप कोई भी अभ्यास करेंगे। तो ये था कपालभाति। कपालभाति के बाद अब हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम मतलब जो हम कपालभाति के करने के बाद जो हमारे अंदर जो ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको बांध के रखना। वही ऊर्जा हमारे लिए औषधि का काम कैसे करे, हमारे चेतना के स्तर को कैसे बढ़ाए, कैसे हमें ऊर्ध्वमुखी बनाए, वो करते हैं हम बाह्य प्राणायाम में। 3 बंधों को लगाकर, मूल बंध, उद्यान बंध, जालंधर बंध। बंध मतलब लॉक, जो एनर्जी हमने पैदा की उसको हमने लॉक कर दिया, उसको हमने शरीर से बाहर नहीं जाने देना। जब हम ताला लगा देंगे, चाबी हमारे पास होगी, हमारी इंद्रियां हमारे नियंत्रण में होंगी, तो चाबी हमारे पास है। जब हम खोलेंगे तभी वो बाहर निकलेंगे। एग्जिट बंद, नो एग्जिट, ओनली एंट्रेंस हमने खोला था अभी कपालभाति में, वो आ गई अंदर, अब ताला बंद, अब वो हमारे शरीर में अंदर रहेंगी। तो कैसे करना है बाह्य प्राणायाम? श्वास को अंदर भरें, श्वास को झटके से पूरा बाहर छोड़ दें। अब हम बंध लगाएंगे, मूल बंध जो हमारे एनस का पार्ट है, एक्सक्रीटरी सिस्टम को जो हमारे पूरा कहना चाहिए कि कंट्रोल करता है और उसको नियंत्रित करता है। उद्यान बंध हमारा जो पेट है उसको हम अंदर की तरफ ले जाएंगे। जालंधर बंध जो हमारा जो थोड़ी है, चिन्ह है, कंठकूप में हम यहाँ पर लगाएंगे। तीनों बंधों को लगाकर श्वास को हम बाहर ही होल्ड करके रखेंगे। वाह्यांतर कुंभर जो मैंने अभी बताया, और जितनी क्षमता है आप रोक कर रखेंगे। जब लगे नहीं रोक पा रहे हैं तो धीरे धीरे करके आप जालंधर बंध से लगाने में हम मूल बंध से लगाते हैं, और जब बंध छोड़ते हैं तो हम जालंधर बंध से छोड़ते हैं। जालंधर बंध, अपने चिन्ह को ऊपर ले जाएं, उद्यान बंध खोलें और मूल बंध खोलें। तो ये था बाह्य प्राणायाम। इसको हम 3 से 5 बार सामान्य अभ्यास कर सकते हैं। जिनको ऊर्ध्वरेता बनना है, जिन कुंडलनी जागरण के लिए जिसको हम कहते हैं, उसमें हम 21 बार तक भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो ये है बाह्य प्राणायाम। इसके बाद मैं बताती हूँ एक प्राणायाम है, हालांकि वो प्रोटोकॉल का हमारा हिस्सा नहीं है, लेकिन हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर जो जिनको थायराइड की समस्या होती है, थायराइड आजकल बहुत कॉमन समस्या है, और थायराइड एक ऐसी समस्या जो थायराइड ग्लैंड का जो अनियमित होने से, कम या ज़्यादा होने से हमारे शरीर में बहुत तरीके की प्रॉब्लम होती है। वो एक ड्राइविंग सीट में होता है जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, और उससे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी ग्रोथ, हमारा नर्वस सिस्टम सब कुछ प्रभावित होता है। तो थायराइड प्रॉब्लम को हम कैसे अपना बैलेंस रखें, क्योर करें, इसके लिए उज्जैन प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत लाभदायक है। इसको हमको कैसे करना है? इसमें हम श्वासों को अंदर भरते हैं, लेकिन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा, एक विशेष विधि के द्वारा। इसमें ये जो हमारा यहाँ लैरिंक्स होता है, जो हमारा एक वोकल कॉर्ड होता है, इसमें घर्षण होता है, जैसे कहते हैं ना घिसता है, आवाज़ आएगी एक अलग तरीके की, ऐसी आवाज़ आपको अंदर भरनी है एक स्ट्रेच में। फिर सांस को
छोड़ना नहीं है, सिर्फ अंदर भरना है, जितना आप कर सकते हैं, जितना लंबा आप श्वास को इस तरीके से भर सकते हैं आपको भरना है। फिर भरकर रोक लेना है अंदर, जितना आप रोक सकते हैं, और इसके बाद धीरे धीरे करके दाहिनी नाक बंद करके और बाईं तरफ से श्वास को पूरा बाहर निकाल देना है। मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ। ये पूरा एक चक्र है ऊंचाई प्राणायाम का। तो जिनको थायराइड की समस्या है, बच्चों की समस्या आजकल होती है कि उनकी हाइट नहीं बढ़ती, भूख ज़्यादा नहीं लगती, एपेटाइट उनका कम है, और भी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर नहीं है, तो ये ऊंचाई प्राणायाम करें। इसको हम 3, 5, 7, 11, 21 बार भी कर सकते हैं अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसको करने में थोड़ा सा शुरू में अभ्यास की आवश्यकता होती है। श्वास को सही ढंग से अंदर भरना, कैसे हम यहाँ वोकल कॉर्ड को घर्षण देते हुए अंदर भरें, ये थोड़ा अभ्यास का विषय है, लेकिन हो जाता है, फिर इसका अद्भुत लाभ होता है। आप देखेंगे कि थायराइड जो भी लोग दवा ले रहे होते हैं, वो 1 हफ्ते के अंदर ही दवा उनकी बंद हो जाती है, और जीवन शैली के चीज़ों को अपने आत्मसात करते हुए। तो ये था ऊंचाई प्राणायाम। इसके बाद आता है एक अद्भुत प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसको कि एक बहुत सारे लोग नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन, जैसा कि नाम से ही इसका अर्थ निकलता है, नाड़ियों का शोधन, डिटॉक्सिफिकेशन। जो हमारे शरीर के अंदर टॉक्सिन्स हैं, वो एक एक नाड़ी, एक एक नर्व का हमारा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। जितने टॉक्सिन्स हैं सब क्लीन हो जाते हैं। तो इसको कैसे करना है? ध्यान मुद्रा में बायां हाथ रखेंगे हम अपने नीज के ऊपर, और इसमें जो हमारे हाथों की जो मुद्राएं हैं, ये जो लास्ट की 2 फिंगर्स हैं, स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर, इनको एक साथ जोड़ना है, और ये फर्स्ट 2 फिंगर्स इनको यहाँ पर मोड़ना है, और ये थंब, ये ऐसा ये इसकी मुद्रा होगी। तो इसमें हमको अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम, अल्टरनेट ब्रीदिंग, बाईं तरफ से श्वास को अंदर पूरा भरना है, दाईं तरफ से श्वास को निकालना है। जिस तरफ से श्वास को बाहर निकालेंगे, फिर से उस तरफ से श्वास को भरना है, और फिर बाईं तरफ से निकालना है। तो ये एक पूरा एक चक्र हुआ। तो इसका जो टाइमिंग है श्वास भरने का, वो लगभग है 2.5 सेकेंड, मतलब 2.5 सेकेंड में आपने श्वास को भरा, 2.5 सेकेंड में भरा, फिर वो नॉस्ट्रिल बंद किया आपने, अब इधर से 2.5 सेकेंड में आपने निकाला राइट नॉस्ट्रिल से, ये बाहर फेंका, इसके बाद फिर से राइट नॉस्ट्रिल से आपने 2.5 सेकेंड में श्वास को अंदर भरा। अब राइट नॉस्ट्रिल को थंब से बंद कर देंगे, और इसके बाद बाईं तरफ से फिर से 2.5 सेकेंड में निकाला। तो ये 10 सेकेंड का आपका एक सर्कल हुआ, एक चक्र हुआ। तो इस प्रकार से अनुलोम विलोम का अभ्यास, हम थोड़ा सा इसमें शुरुआत में दिक्कत होती है, मन को बांधने में, चंचल होता है हमारा मन, बहुत सारे विचार आते हैं, लेकिन आप 1-1 मिनट, 2-2, बहुत बड़ा टारगेट आप एक साथ मत रखिए। एक साथ बहुत बड़ा टारगेट रखने से फिर क्या होता है, कंसिस्टेंसी नहीं रह जाती, हम अनुशासित नहीं रह पाते। आप 1 मिनट करिए, 2 मिनट करिए, 3 मिनट, जब आपका मन रमने लगे, जब आपको इसका लाभ मिलने लगे, फिर आप धीरे धीरे समय बढ़ा दीजिए। इसको आप 10 से 15 मिनट अगर आप कर लेते हैं, तो समझ लीजिए आपका जीवन बदल गया, आपका जीवन बदल गया। आपके बाद मतलब रोग तो इतने ज़्यादा इससे ठीक हो, जिसकी कि कोई श्रृंखला मतलब ख़त्म ही नहीं होती। आपके जो है बाल झड़ने रुक जाएंगे, आपके जो ब्लॉकेज, हार्ट ब्लॉकेज हैं, वो कुछ ही दिनों में धीरे धीरे वो खुलने लगेंगे। आपके जो पूरा जो स्किन है, जो त्वचा है, उसका ही पूरा, जिसे कहते हैं ना केचुल बदलता है सांप अपनी, उसी प्रकार से आपका जो स्किन है वो पूरी नई हो जाएगी, आपके चेहरे का जो ग्लो बढ़ जाएगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होगा। बच्चों के लिए कंसंट्रेशन, आजकल लोगों का लैपटॉप में बैठने का काम ज़्यादा है, तो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड माइग्रेन है, सिर दर्द है, उनको इंसोम्निया, ऐसी हर एक सिस्टम की, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
हर सिस्टम इससे क्योर होता है, बैलेंस होता है। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम अद्भुत प्राणायाम है, चमत्कारिक प्राणायाम है, तो इसको आपको ज़रूर करना है। और आप योग का जो अभ्यास है इसको आप सोने से पहले भी जाकर, जिनको बहुत अच्छी पीसफुल नींद नहीं आती है, जैसे कि योग निद्रा है, योग निद्रा के साथ साथ अनुलोम विलोम भी बहुत लाभकारी होता है। तो ये अनुलोम विलोम मैंने अभी आपको दिखाया, श्रुत कीर्ति आपको करके दिखा रही है कैसे एक चक्र पूरा 10 सेकेंड का होता है, ऐसे आपको इसका अभ्यास करना है। ये है अनुलोम विलोम। अब हम आते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मतलब इसमें जो भ्रामरी में जो स्वर आता है वो है भौरे का गुंजन, जैसे बी, हमिंग बी होती है ना, ये ऐसा स्वर आता है। और ये अभी साइंटिफिक बहुत सारी रिसर्चेज अभी आ चुकी हैं कि ओम का जो उच्चारण होता है वो हमारे जो मस्तिष्क पर कितना सकारात्मक प्रभाव डालता है, और हमारे ब्रेन हेमिस्फीयर हैं, जो बोथ ब्रेन हेमिस्फीयर है, राइट एंड लेफ्ट, दोनों को बैलेंस करता है। दोनों को जो है बैलेंस करके हमारा जो ब्रेन होता है वो मैक्सिमम काम करता है, हमें सुख मिलता है, हमें शांति मिलती है, हमें आनंद मिलता है, हमारा अवसाद चला जाता है, हमारा स्ट्रेस चला जाता है। अवसाद मतलब डिप्रेशन, स्ट्रेस जो आज की बहुत बड़ी समस्या है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम का जब हम अभ्यास करते हैं 3, 5, 7, 11, 21 बार आप आराम से बैठकर कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि किसी प्रकार का कोई अवसाद नहीं, कोई तनाव नहीं, किसी प्रकार का कोई दुख नहीं, क्लेश नहीं। आप इस प्राणायाम के माध्यम से ना सिर्फ स्वयं से जुड़ते हो, बल्कि उस परम सत्ता, उस परम ईश्वरीय सत्ता से जुड़ते हो, अपनी चेतना से जुड़ते हो, उस आत्म चेतना से जुड़ते हो। आपका जो है आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका जो है मतलब जितनी भी आपके अंदर की जो जितनी ऊर्जा है, जितना भी आपका शुभ है, वो सब शुभ का आदान होता है, अशुभ का जो है प्रदान होता है, सब बाहर जाती हैं चीज़ें। तो भ्रामरी प्राणायाम करेंगे हम। कैसे करना है? दोनों अंगूठों को हम कान में लगाएंगे। ये फर्स्ट 2 फिंगर्स हमारी आईब्रोज के ऊपर होंगी, भौहों के ऊपर। 2 उंगलियां बाकी मिडिल फिंगर्स जो हमारी आँखों के ऊपर होंगी। हल्के प्रेशर के साथ कान को बंद करना है। अब इसमें हम एक लंबा गहरा ओम करेंगे। पहले श्वास को भरेंगे और नेजल वॉइस के साथ ही ओम करना है। ओम मुंह से नहीं बोलना है, नेजल वॉइस के साथ। कैसे? इसी तरह से करते रहना है 3, 5, 7, 11, 21 बार। जब आप करने के बाद जब आप अपनी आंखें खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर इतनी सुख, इतनी शांति, इतना आनंद, इतना हल्कापन हो जाएगा कि आप स्वयं पर नहीं आप विश्वास कर पाएंगे कि ये मैं ही हूँ। तो लेकिन अभ्यास करना पड़ेगा। इसके बाद हम करेंगे उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम माने प्रणव ओम का उच्चारण करना है। ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे अंदर तक, डीप ब्रीदिंग, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग करनी है हमें योग के समय, और ओम, लंबा ओम का उच्चारण करना है। ऐसे ही ओम का उच्चारण करते रहें 3, 5, 7, 11, 21 बार आप करें। चेहरे पर स्माइल हो, आंखें आप बंद रखें। आंखें बंद रखने से क्या होता है कि हम अपने श्वासों के दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर हम श्वासों की गति देखें, हम उसका पूरा देखें कि इसको कैसे हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ रहा है, ऊर्जा हमारी कैसे हमारे शरीर में
जो है हम ऊर्ध्व मुखी हो रहे हैं और हम उस दिव्य चेतना से, हमारी जो आत्म चेतना है, उस ईश्वरीय सत्ता से, उस दिव्य चेतना से दोनों का आत्मसात हो रहा है। और ये हम तभी इसका फल पा पाते हैं, तभी हम इसका लाभ पा पाते हैं जब हम इसको हम करते हैं। तो ये भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम, ये हमें अपनी चेतना और दिव्य चेतना दोनों से मिलाती है। और हम तब जान पाते हैं कि हम सिर्फ एक मनुष्य नहीं है, हम उस ईश्वर का अंश हैं, हम उस दिव्य चेतना, उस दिव्य आत्मा का एक अंश हैं। तो ईश्वर तो संपूर्ण है, ईश्वर संपूर्ण है, हम उसका अंश हैं। तो लेकिन अंश में उस संपूर्ण का प्रभाव आता है। तो जो ईश्वरीय गुण है, जो ईश्वरीय चेतना है, तो वो हमारे अंदर भी है, वही गुण हमारे अंदर है, वही चेतना हमारे अंदर है। तो उसका हमें आभास नहीं होता रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन जब हम इन प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम उस ईश्वर, वो हम ईश्वर पुत्र हैं। हमारे जो धरती पर माँ बाप हैं वो तो एक निमित्त मात्र हैं, वो तो एक ब्रिज का काम करते हैं हमें इस धरती पर लाने का, लेकिन असल में तो हम उस ईश्वर की ही संतान है। अल्लाह गॉड जिस भी ईश्वरीय चेतना को, जिस भी सुप्रीम गॉड को मानता है, हम उसकी संतान हैं, हम उसका अंश हैं। और चूँकि अंश में संपूर्ण का भाव होता है, प्रभाव होता है, तो हम कभी ना भूलें अपना मूल स्वरूप, अपना मूल जो हमारी आत्मा के गुण हैं, उससे हमको कभी दूर नहीं जाना चाहिए। उसी में ही अवस्थित रहकर हमको अपना जीवन जीना चाहिए। ये योग का अंतिम जो है उद्देश्य है। योग क्या है? व्याधि से समाधि तक की यात्रा है। व्याधि, बीमारी, हम अपनी बीमारियों पर नियंत्रण पाकर, कंट्रोल कर, क्योंकि बीमार अवस्था में हम कोई चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप से ही लड़ते रहेंगे। तो जब हम व्याधि पर नियंत्रण पा लेंगे, कंट्रोल पा लेंगे, फिर हम समाधि की यात्रा तक जाते हैं। तो व्यष्टि से समष्टि, व्याधि से समाधि, ये योग के कुछ छोटे छोटे सूत्र हैं जिसमें पूरा सार छुपा हुआ है, ज़िंदगी का, इस पूरे जीवन का सार छुपा हुआ है। तो अब हम जो हमारे आज के प्रोटोकॉल का, प्राणायाम का अंतिम पड़ाव है, अंतिम बिंदु है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन, आज ध्यान, सब बच्चा जानता है कि ध्यान करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मेडिटेशन ही एक ऐसी क्रिया है जो हमको हमसे जोड़ती है। योग का अर्थ क्या है? युज का अर्थ है जोड़ना। किससे जोड़ना? हमको स्वयं से जोड़ना। आज हम स्वयं से दूर हैं, हम स्वयं से भागते हैं। इस आपाधापी की जीवन शैली में, इस तनाव भरे जीवन शैली में हम अपने आप को ही नहीं जान पाते, हम अपने आप से ही नहीं जुड़ पाते। इतना ज़्यादा हम इंफॉर्मेशन के एज में रहते हैं, इतना ज़्यादा हम घिरे हुए हैं, तो हम काम नहीं छोड़ सकते, हम अपने काम को नहीं छोड़ सकते, हम अपने आजीविका का जो हमारा स्रोत है, उसके लिए जो भी हमें करना है, उससे हम दूर नहीं जा सकते। लेकिन हमको अपने आप से भी दूर नहीं जाना है, और अपने आप से जुड़े रहने का एकमात्र जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो है ध्यान, मेडिटेशन। मेडिटेशन को करना है कैसे? इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे मार्ग हैं। जिसको जो भी अच्छा लगता है, जिसका अभ्यास किया हो या सीखा हो या जानना चाहता हो, वो क्योंकि उद्देश्य सबका एक है, सबकी अंतिम स्थिति एक ही है, ईश्वरीय चेतना के साथ अपनी चेतना का समर्पण, आत्मसात कर देना। तो सबका, जैसे सब नदियाँ मिलकर समुद्र में जाकर मिलती हैं, कोई भी नदी कहीं से भी आए, वो चाहे पहाड़ की नदी हो, वो चाहे कहीं की भी नदी हो, हर नदी का विलय समुद्र में होता है। इसी प्रकार हम मानव भी, सब छोटी छोटी नदियाँ हैं, वो सब जाकर एक समुद्र में मिलना है। वो समुद्र क्या है? वो है ईश्वरीय चेतना। उस परम चेतना के साथ अपने आप को आत्मसात करना ही हमारे इस जीवन का उद्देश्य है। तो ध्यान, अभी एक बहुत ही संक्षिप्त रूप में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगी, क्योंकि ये बहुत विशाल, जो विशद एक विषय है, इसके बारे में फिर कभी चर्चा होगी। तो ध्यान में बैठने के लिए आप किसी भी सुखासन में, सिद्धासन या पद्मासन, जो भी आप कर सकते हैं, पद्मासन भी आप कर सकते हैं, और ऐसे भी बैठ सकते हैं, सुखासन सिद्धासन में भी बैठ सकते हैं। और ध्यान की मुद्रा में आपको बैठना है, चेहरे पर स्माइल, शरीर को रिलैक्स रखना है, सीधा रखना है पर रिलैक्स रखना है, स्टिफनेस नहीं लाना है, और सामान्य श्वासों के साथ, बहुत ज़्यादा जोर नहीं देना डीप ब्रीदिंग में,
सामान्य श्वासों के साथ श्वासों के दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर विचारों को ले जाना है, निर्विचार करना है, निर्विकार करना है अपने आप को। आप जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में भी अगर शुरू में तो ध्यान नहीं लगता, हमारा मन भागता है, हमारे मन का जो स्वभाव है वो चंचलता है, वो भागने का है, वो हम अपने आप को बांध नहीं पाते। उसके लिए आप किसी भी एक थॉट को, किसी भी आप शुरुआत में आप किसी एक बीज मंत्र को आप चैंट कर सकते हैं। धीरे 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 करके आपको किसी भी ना शब्द की जरूरत पड़ेगी, ना अक्षर की जरूरत पड़ेगी। आप सिर्फ अपने श्वासों के दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर ही आप वो श्वास ही आपका जो एक माध्यम बनेगी उस चेतना से जुड़ने का, उस परम सत्ता, उस परम परमात्मा से जुड़ने का। और आप उस समय समाधिस्थ हो जाएंगे। तो ये अभ्यास का विषय है। आप शुरुआत में आप सिर्फ ओम का भी कर सकते हैं, आपकी जिसमें भावना हो, जिसमें आस्था हो। इसमें कोई ऐसा नहीं कि आपको यही करना है। आपको एक अच्छा सकारात्मक विचार ले सकते हैं, उस विचार को आप उस समय विजुलाइज कर सकते हैं। आप जो बनना चाहते हैं, आप जैसे अपने आप को स्वस्थ देखना चाहते हैं, आप उसकी तस्वीर अपने सामने रख सकते हैं कि मुझे अपने आप को इस रूप में देखना है। या जो भी आपके अंदर का विचार है और जो आप कर नहीं पा रहे हैं, उस एक स्वस्थ विचार को आप सामने रखिए, उसको विजुलाइज करिए, उस श्वासों के माध्यम से उसको अपने अंदर एक कोशिकीय स्तर पर उस विचार को ले जाइए। ये भी ध्यान का एक तरीका हो सकता है करने का। तब उस समय क्या होगा, जब आप फोकस्ड रहेंगे, एक टारगेट में आप काम करेंगे, तो नकारात्मक विचार अपने आप उस समय दूर हो जाएंगे, इधर उधर की कोई भी चीज़ आना आपको बंद हो जाएगी। इस प्रकार से आप धीरे धीरे करके ध्यान का भी अभ्यास बढ़ा सकते हैं। ध्यान के जैसे मैंने बताया बहुत प्रकार हैं। आगे कभी इस पर भी मैं इस विषय पर भी बात करूंगी कि कैसे ध्यान करना है और कैसे इसका लाभ प्राप्त करना है। तो ये था ध्यान। अब ध्यान के बाद हम करेंगे शांति पाठ। शांति पाठ चूँकि हमारा जो ये भारत देश है, भारत देश हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से जिया है कि पूरी पृथ्वी, पूरा जो ये ब्रह्मांड है, विश्व है, एक परिवार है, पूरा एक परिवार है। सभी पूरा परिवार सुखी रहे, निरोगी रहे, कहीं कोई दुख नहीं हो, हम सब साथ चलें, सौहार्द से चलें, प्रेम से चलें, एक अच्छे शांत और प्रेम वाले वातावरण, प्रेम युक्त वातावरण का समाज का स्थापना हम सब करें और उसका हम एक महत्वपूर्ण हिस्सा हों, भाग। तो इस भावना के साथ, इस विचार के साथ हम शांति पाठ करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम। तो ये हमारा जो आज का सत्र है यहीं पर समाप्त होता है। एक बात और मैं बोलना चाहूँगी कि ये जो आज हमने योग का अभ्यास किया, ये एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल था हमारे, जो भारत सरकार के आयुष के द्वारा बनाया हुआ, जो एक आम व्यक्ति के जीवन में जो हर व्यक्ति कर सकता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जिनको हम अपने शरीर की व्याधियों के अनुसार, अपने रोगों के अनुसार, अपनी आवश्यकता के अनुसार शामिल हो सकते हैं। लेकिन योग के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें हैं जो आपके स्वास्थ्य को अच्छा बनाती हैं, रोगों से मुक्त करती हैं। उसमें सबसे प्रमुख है आहार। आहार आपका सात्विक होना चाहिए, सत्व गुण प्रधान आहार होना चाहिए। शाकाहार, आप संभव हो तो शाकाहार करें। मतलब शाकाहार मतलब होता है प्रकृति, प्लांट बेस्ड, जो भी हमें प्रकृति देती है उसके जो है मूल स्वरूप पर जितना हम आधारित खाना खा सकें, भोजन कर सकें रोज़ में, वो हमको अभ्यास करना है। जीवन शैली में थोड़ा सा परिवर्तन
जीवन शैली में परिवर्तन का अर्थ है कि हमारे सोने का समय, हमारे जागने का समय, हमारे बैठने का ढंग, हमारे खाने का ढंग, हमारे एक एक क्रिया हमारी जो होनी चाहिए वो हमसे जुड़ी हुई होनी चाहिए, हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली होनी चाहिए। तो हमें माइंडफुलनेस जिसको हम कहते हैं, तो हम अपने जीवन शैली को माइंडफुलनेस के साथ जीने का अभ्यास डालें। आहार अपना उत्तम रखें, हेल्दी रखें, सात्विक विचार रखें। विचार मैंने बीच में भी बताया कि विचार एक बीज है जो हमारी नियति, जो हमारा व्यक्तित्व बनता है, एक वृक्ष बन जाता है। एक विचार को आप जीने का अभ्यास डालें। विचार सबसे प्रमुख है, तो सकारात्मक विचारों को जीने का अभ्यास करें, पॉजिटिव थॉट्स को लाने का। ऐसी कोई चीज़ ना देखें, ना सुने, ना पढ़ें कि जो आपके अंदर नकारात्मकता लाती है, नेगेटिविटी लाती है। विचारों का बहुत महत्व है। इसके बाद और आज का जो है हमारा सत्र है यहीं पर समाप्त होता है, और आशा है कि आप आज के सत्र से आपको लाभ मिला होगा। और मैंने जैसा कि बताया, आप में से जितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, जो लिंक मैंने अभी पिछले 2 दिनों से मैं अपने पेज में पोस्ट कर रही थी, तो सबको इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन अगाथ हेल्थ केयर की तरफ से डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा। और अभी भी 2 घंटे के लिए लिंक खुला है। अगर आप में से किसी ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो जाकर कर दें। उसमें अपने परिवार में जो संख्या है, लोगों की संख्या है, उसको भी मेंशन करें ताकि वो फैमिली रजिस्ट्रेशन हो और एक पता चले कि हाँ, लोगों में कितना उत्साह है और वो पारिवारिक स्तर पर, मतलब पूरे परिवार के साथ स्वस्थ होने का भाव रखते हैं। ये उसका उद्देश्य है। तो सर्टिफिकेट का मैंने बताया। और आपको आज का सत्र कैसे लगा और उससे आपको क्या लाभ मिला, कितनी प्रेरणा मिली, उसका भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप जब भी समय आप मिले, आप अनुभव ज़रूर अपना साझा करें। वो आपका अनुभव आगे भी जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में भी जाएगा। उनको पता चलेगा कि देश का हर एक नागरिक कितना जागरूक है योग के प्रति, क्योंकि भारत सरकार इस चीज़ को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है। ये 6वां साल है और इन 6 सालों में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए अथक प्रयास, बहुत सारे तरह तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं। और इस बार एक नए तरीके का क्रम उन्होंने बनाया कि घर से ही योग होगा, परिवार के साथ होगा। तो आप अपना अनुभव ज़रूर लिखें, कमेंट के रूप में भी लिखें। और आप मेरे पोस्ट पर जो भी लेटेस्ट पोस्ट है, जो अभी ये लाइव है, इस पर कमेंट बॉक्स में जाकर योग करते हुए अगर आप अपने परिवार के साथ एक पूरी सेल्फी ले लें, सेल्फी के साथ पूरे परिवार के साथ, उसमें आप अपनी फ़ोटोज़ डालें और ये आपकी एक टेस्टिमोनियल हो जाएगी। और इसी भावना के साथ, इसी आशा के साथ आप सब जहाँ पर भी हों अपनी जगह पर स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें, योग करें, निरोगी बने, स्वस्थ बने, आरोग्यवान बने। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम।